अपनी नजर में अच्छे रहो, दुनिया का तो नजरिया ही अलग है। मैं कहूंगा कि कोई व्यक्ति दूसरे से झूठ बोल सकता है लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता है। ये दुनिया है साहब, आप कुछ करोगे तब भी कुछ कहेगी, नहीं करोगे तब भी कुछ कहेगी, लेकिन ये दुनिया एक काम जरूर करती है, ये कोशिशों को इनाम नहीं देती है, परिणाम को इनाम देती है। इसलिए परिणाम के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी से लग जाइए, यही समय है कुछ करने का। यानी आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। समझे? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप क्या लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं जो फिजिक्स का पहला यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहां पर समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। वो कौन कौन से शब्द हैं? वो क्या है भाई? इलेक्ट्रो और प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है, स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट होता है। चार्ज मतलब आवेश, एट रेस्ट माने स्थिर या रुका हुआ। राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो पार्टों में बांट करके बताया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी लिखिए। चलिए आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट फास्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं यहां पर। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। तो भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि स्थिर वैद्युतिकी है क्या। स्थिर वैद्युतिकी जो है वह भौतिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके बारे में बात करेंगे, चार्ज में लगा दीजिए। तो स्थिर वैद्युतिकी जो है भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश, रुके हुए आवेश तथा उसके द्वारा किए गए कारनामों को, यानी वो क्या क्या कर सकता है, उन सब चीजों का अध्ययन करने वाले हैं। तो ये स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, डाली है, टहनी है, भाग है, पाठ है, जिसके अंतर्गत हम लोग रुके हुए आवेश की चर्चा करने वाले हैं। रुके हुए आवेश के प्रभाव के बारे में बात करने वाले हैं। वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, विद्युत बल लगा सकता है, यानी जो जो चीजें कर सकता है उन सब चीजों को पढ़ेंगे। लेकिन शर्त यही है कि आवेश रुका हुआ होना चाहिए। अगर आवेश गतिशील हो गया उसको धारा वैद्युतिकी में पढ़ेंगे, यानी कि धारा विद्युतिकी में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर स्थिर वैद्युतिकी में क्या पढ़ेंगे, तो आवेश के रुके हुए अवस्था, यदि आवेश रुका हुआ है तो क्या क्या कर सकता है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद है कि सर इसका अनुप्रयोग क्या क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका उपयोग कहां कहां है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। आवाज क्लियर है तो एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, और आवाज क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कीजिए। आवाज क्लियर है, सारे लोग यस टाइप कीजिए। और आपको लगता है कि आज का क्लास दमदार है, शानदार है, जानदार है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी के अनुप्रयोग की। ओके, तो स्थिर वैद्युतिकी के जो अनुप्रयोग है हम लोग छाया प्रति मशीन में करते हैं। छाया प्रति मशीन दैट मींस फोटोस्टेट मशीन। दूसरा जो है कंप्यूटर प्रिंटर में करते हैं। किसमें करते हैं भाई? कंप्यूटर प्रिंटर में करते हैं। और भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफी, यानी भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफी कहते हैं। स्थिर वैद्युत स्मृति जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेमोरी कहते हैं, जिसको आप चिप कहते हो, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। हम लोगों ने देखा कि स्थिर वैद्युतिकी है क्या, और साथ ही साथ ये भी जाना कि स्थिर वैद्युतिकी का अनुप्रयोग क्या है। राइट, तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको जरूर लिख लीजिएगा। और जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं वो कम से कम इस वीडियो को 2 बार जरूर देखें, और आगे चल करके बहुत ही जानदार तरीका से आपको ऑब्जेक्टिव जो है उस सब चीजों को न्यूमेरिकल भी आपका कवर कराया जाएगा। यानी आपका नोट्स जो है, नोट्स भी आपको मिलेगा, और इस जो पीडीएफ स्लाइड है इसका भी आपको लिंक इसके अंदर मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि जो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया था भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अनुप्रयोग क्या है, इन सब चीजों का चर्चा किया है। अब हमारा जो पहला चैप्टर है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। पहला चैप्टर का नाम क्या है आपके सामने है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हम लोग पहले बात करेंगे कि विद्युत आवेश होता क्या है। तो विद्युत आवेश क्या है भाई, तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। विद्युत आवेश है क्या भाई, तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके वजह से ही वह किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। बिल्कुल, तो हम लोगों ने यहां पर देखा कि विद्युत आवेश क्या है, तो किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण जिसके कारण वह विद्युत
दूसरा जब देख सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव करता है। दूसरा डेफिनेशन जो बताया वो आपके पास है, किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। दूसरा हम लोग जानते हैं कि Q बराबर IT होता है। Q बराबर क्या होता है? IT, जहां Q आवेश है और I क्या है? विद्युत धारा है और T क्या है? समय है। तो आवेश के बारे में दूसरा डिफिनेशन आपके सामने है बहुत जमदार तरीका से। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि विद्युत धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। तो आपके सामने है विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं डाउट है तो जरूर आप लोग बताइए। और बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोग चैप्टर को कवर करने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीका से कवर करने वाले हैं, ठीक है। और आप लोगों के भारी डिमांड पर हमने एक 2 बैच स्टार्ट किया है। एक ऑफलाइन जो है लद्दी बाजार में स्टार्ट किया है, जो 10 तारीख से आज ही से स्टार्ट हुआ है ऑफलाइन में, और दूसरा जो है आपको जामो के इमिलिया मोड पे स्टार्ट हुआ है नया बैच। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़े और अच्छे शिक्षा को प्राप्त करें। चलिए हम लोग बात करते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए देखिए, अभी हम लोगों ने आवेश के बारे में जाना। तो आवेश एक अदिश राशि। आवेश कैसा राशि है भाई? आवेश एक अदिश राशि है। इसको छोटा Q या बड़ा Q के द्वारा सूचित करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि Q बराबर IT होता है। Q बराबर IT, इसका SI मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, जिसे आप कूलाम कहते हैं, और इसको C के द्वारा सूचित करते हैं। और इसके बीमा जो होता है AT या IT होता है। इसका बीमा क्या होता है? AT या IT होता है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं। यहां पर देखते हैं आवेश का इतिहास। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई आवेश की परिकल्पना किसने की होगी, तो कैसे हुआ होगा। तो 600 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। 600 ईसा पूर्व की हम बात करेंगे तो अभी तो 2024 चल रहा है। 2024 में 600 जोड़ोगे तो 2624 वर्ष पहले की बात हो सकती है। आप यहां पर बोल सकते हैं 600 ईसा पूर्व या 2624 वर्ष पहले एक वैज्ञानिक थे थेल्स। उस समय वैज्ञानिक नहीं कहा जाता था, उस समय विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च करने वाले लोगों को दार्शनिक कहा जाता था। तो एक थेल्स नामक दार्शनिक थे जो ग्रीस, यानी ग्रीस जैसे भारत, हिंदुस्तान और आर्यावर्त बहुत 5 नाम है, उसी तरीका से ग्रीस और यूनान एक ही बात है। वहां के रहने वाले दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। इन्होंने सबसे पहले आवेश के बारे में बताया। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सबसे पहले क्या किया भाई? अंबर नामक एक पदार्थ था, अंबर या एम्बर, कई लोग बोलते हैं अंबर या एम्बर, और उसको रगड़े थे ऊन से। ये थेल्स भाई साहब जो 600 ईसा पूर्व में उन्होंने किया क्या था? तो अंबर या एम्बर को ऊन से रगड़ा था और देखा कि अंबर के पास एक गुण आ गया जिसकी वजह से वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े, धूल कण आदि को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। भाई साहब ने सोचा कि ये क्या हो रहा है कि हमने इस एम्बर को इस ऊन के कपड़े से रगड़ा, इसको आ गया। और यूनानी भाषा में, यूनान में हम लोग एम्बर को, ग्रीस में हम लोग क्या कहते हैं? एम्बर को बोलते हैं, ग्रीस में एम्बर को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो रगड़े इन्होंने एम्बर को, किसने रगड़ा भाई? तो थेल्स। एम्बर या अंबर को रगड़े ऊन के कपड़ा से, एम्बर के पास छोटे छोटे कागज टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया। तो ये आकर्षित करने के इसी गुण को इलेक्ट्रिसिटी कहा गया, जिसका हिंदी रूपांतरण विद्युत होता है। जिसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है भैया? हिंदी रूपांतरण जो होता है वो विद्युत होता है। तो आपने देखा कि पहले सबसे पहले थेल्स भाई साहब थे, उन्होंने अंबर को ऊन से रगड़ा, तो अंबर के पास एक गुण आ गया जिसकी वजह से छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित किया, और इसी आकर्षित किया जिसको इन्होंने नाम दिया, इसी आकर्षण को इलेक्ट्रिसिटी। तो नाम किसने दिया था? एक वैज्ञानिक थे थॉमस ब्राउन। उन्होंने 1946 में इस आकर्षित करने का, जिसकी वजह से वो आकर्षित कर रहा, उस आकर्षित को उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया था। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए उसके बाद ये तो आकर्षण को इन्होंने नाम रखा ही। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इसका नाम तो क्या दिया गया? इसका हिंदी रूपांतरण विद्युत होता है। और यहां पर एम्बर को ग्रीक भाषा में हम लोग, किस भाषा में जी? ग्रीस में चाहे ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और एक और वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। उनका पूरा नाम था विलियम गिलबर्ट, जो कि क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के पर्सनल डॉक्टर थे। पीडी यहां पर मैंने शॉर्टकट में लिख दिया कि ये क्वीन एलिजाबेथ प्रथम, तो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के ये डॉक्टर थे। कौन भाई? क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के डॉक्टर थे। कौन? तो ये डॉक्टर
ये जो थे विलियम गिलबर्ट, यानी गिलबर्ट जो थे एक चिकित्सक थे और किसके पर्सनल डॉक्टर थे, तो इंग्लैंड के जो थे, ये कहां कराने वाले थे, तो विलियम गिलबर्ट जो थे वो कहां कराने वाले थे भाई साहब, इंग्लैंड के रहने वाले थे और क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के ये पर्सनल डॉक्टर थे। इन्होंने देखा कि भाई थेल्स साहब तो आए तो उन्होंने बताया कि एम्बर को ऊन के कपड़ा से ही रगड़ा जाएगा, लेकिन ये जो है 16वीं शताब्दी बताया कि ऐसा नहीं है कि केवल एम्बर को ऊन से ही रगड़ा जाएगा तो एम्बर के पास ये गुण आएगा। उन्होंने बताया कि बहुत ऐसे पदार्थ हैं जिसको रगड़ने पर उसके अंदर ऐसा गुण आ जाता है। तो उन्होंने बहुत सारा एग्जांपल दिया, कांच, एबोनाइट, सल्फर, बिल्ली का खाल। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया, तो एबोनाइट की छड़ लिया, उनके पास एक एबोनाइट की छड़ थी और उस एबोनाइट की छड़ को, एबोनाइट की छड़ जो होता है हार्ड रबड़ जो होता है उसी को एबोनाइट कहा जाता है। हार्ड रबड़ को क्या कहा जाता है, एबोनाइट। हार्ड रबड़ को एबोनाइट कहते हैं। तो एबोनाइट को बिल्ली के खाल से रगड़े, एबोनाइट को बिल्ली के खाल से रगड़े, तो यानी कि यहां पर हम ले लेते हैं एबोनाइट, एबोनाइट को बिल्ली के खाल से रगड़े। किससे रगड़े भाई, एबोनाइट को बिल्ली के खाल से। तो दो चीजें हम आपको समझा रहे हैं। उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किया, उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने पहले तो एम्बर को ऊन से रगड़ा, एम्बर को किससे रगड़ा, ऊन से रगड़ा। तो एम्बर को ऊन से रगड़ने के बाद उन्होंने रखा, एक और चीज उन्होंने किया, इसको छोड़ देते हैं। दूसरा बात, उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए, उसमें क्या करते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़े। तो एक कांच की छड़ लिए, एक कांच के छड़ लिए और उस कांच के छड़ को किससे रगड़े भाई, उसको रगड़ दिए, कांच के छड़ को किससे रगड़े, रेशम के कपड़ा से। तो ये जो है हम मान लेते हैं ये कांच की छड़ है। ये किसकी छड़ है भाई, तो ये कांच की छड़ है, कांच की छड़। इस कांच की छड़ को रेशम से रगड़ करके रखे हैं। फिर दूसरी छड़ उन्होंने लाया और उसको भी क्या किए, कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से ही रगड़े। तो ये भी क्या है, कांच की छड़ है, कांच की छड़। अब इस कांच की छड़ को दोनों को जब पास लाया गया, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया, तो ये एक दूसरे को क्या करने लगा, प्रतिकर्षित करने लगा, रिपेल करने लगा। यानी कि उन्होंने दो कांच की छड़ लिया और दोनों को क्या किया, दोनों को रगड़ा रेशम के कपड़ा से और दोनों को पास लाया तो देखा कि उनके बीच प्रतिकर्षण होगा। फिर उन्होंने ऐसा ही काम किया कि दो उन्होंने एबोनाइट के छड़ लिया और दोनों एबोनाइट के छड़ को किससे रगड़ दिया, बिल्ली के खाल से। किससे रगड़े भाई, बिल्ली के खाल से। उसको भी देखे कि इसके अंदर प्रतिकर्षण होने लगा। लेकिन उन्होंने जब देखा कि एक कांच की छड़ लिए, एक कांच की छड़, कांच की छड़ और एक ले लेते हैं एबोनाइट। क्या लेते हैं भाई, एबोनाइट, एबोनाइट। तो उन्होंने देखा कि इनके बीच क्या होने लगा जी, उनके बीच आकर्षण होने लगा, एक दूसरे के ये पास आने लगे, आकर्षण होने लगा। तो इनको लगा अरे ऐसा क्यों हो गया। तो उस समय लोगों को पता चला कि आवेश जो है वो दो प्रकार की होती है। तो किसी वस्तु को जब घर्षण करते हैं तो उसके अंदर दो प्रकार की आवेश हो जाती है, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। बाद में ये पता चल गया कि आवेश आया कैसे। तो जब दो वस्तुओं को हम लोग रगड़ते हैं तो घर्षण करने के कारण यहाँ पर उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे वस्तु में चला जाता है। ये बाद में हम लोग समझेंगे, लेकिन ये छोटा मोटा जो है आवेश का इतिहास है। आकर्षण या प्रतिकर्षण के इसी गुण को क्या कहा गया जी, विद्युत आवेश। आकर्षण या प्रतिकर्षण के इसी गुण को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। यहां तक हम लोगों ने आवेश के इतिहास को बहुत छोटे तरीका से समझा है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से भी कुछ बातें आ सकता है कि सबसे पहले किसने देखा, तो 600 ईसा पूर्व में, यानी 26 से 24 वर्ष पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक थे और कहां के रहने वाले, ग्रीस और यूनान के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप सब स्क्रीनशॉट लेकर के लिखते भी रहिएगा। चलिए इसके बाद आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, मैथ में सिलेबस बताया जाएगा, मैथ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लगभग 10 बजे तक आपकी क्लासे चलेगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। हम लोग बात करने वाले हैं आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक जो होता है एसआई मात्रक, एसआई मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड होता है, जिसको हम लोग कूलाम कहते हैं, इसको सी के द्वारा सूचित करते हैं। एक मात्रक होता है सीजीएस मात्रक। तो सीजीएस मात्रक दो होते हैं, एक होता है ईएसयू और दूसरा होता है ईएमयू। तो ईएसयू को स्टैट कूलम कहते हैं, स्टैट कूलम कहते हैं। ईएमयू को ऐब कूलम कहते हैं, ऐब कूलम कहा जाता है, एबी कूलम। यहाँ पर क्या भाई, ऐब कूलम। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं स्थिर वैद्युत इकाई। तो ये ईएसयू है, उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युत इकाई। और ईएमयू को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय इकाई। और ईएसयू जो होता है, ईएसयू तो एक कूलाम जो है, कूलाम और ईएसयू में संबंध, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ईएसयू, और ईएसयू को स्टेट कूलम कहा जाता है। तो कई बार यहाँ पर ये प्रश्न आया हुआ है कि एक कूलम बराबर कितना ईएसयू होता है या कितना स्टैट कूलम होता है। तो एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है, राइट।
दूसरा, एक ESU बराबर कितना कूलम, तो इसी को उलट देंगे, एक कूलम बराबर इतना ESU, एक ESU बराबर 3 के जगह पर 1/3 हो जाएगा, और 10 के पावर 9 है तो 10 के पावर -9 कूलम हो जाएगा, इसी को उलट देंगे। और ESU को स्टेट कूलम कहते हैं। मैंने इसको 2 बार लिखा है, आप ध्यान दोगे, ESU लिखा और स्टेट कूलम लिख दिया है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहां पर हम लोग देखे थे ऐप कूलम है। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, एक EME बराबर 10 कूलम, एक EME बराबर 10 कूलम, और एक EME तो कूलम को अगर ESU बदलेंगे तो 3 × 10 के पावर 9 होता है, पहले से 10 है तो 3 × 10 के पावर 10 ESU हो जाएगा। और ESU को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ESU को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ESU को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ESU को बोलते हैं स्टैट कूलम। ESU को क्या बोलते हैं, स्टैट कूलम, ठीक है। तो अब यहां पर ये चीजें जो है, यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग इसको जरूर लिखोगे। यानी आपसे पूछता है एक कूलम बराबर कितना ESU, या एक कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम, तो 3 × 10 के पावर 9, एक ESU बराबर कितना कूलम। ये दोनों प्रश्न कई बार आते हैं, रिपीटेड रहते हैं, और मेरा दिल कह रहा है कि ये प्रश्न जो है 2025 के एग्जाम में भी आएगा, तो जरूर इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है, एक EME बराबर कितना होता है, एक EME बराबर 10 कूलम, और एक EME बराबर, जब 10 कूलम और कूलम को हम लोग ESU में बदलेंगे तो इसका होता है 3 × 10 के पावर 9, तो 10 के पावर 9 और फिर 10 है तो 3 × 10 के पावर 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद ये ESU को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैट कूलम। ESU को क्या बोलते हैं गुरुवर, स्टैट कूलम बोलते हैं। और ESU और फ्रैंकलिन दोनों बराबर होता है। अगर कोई पूछेगा कि सर ESU और फ्रैंकलिन बराबर होता है, तो बिल्कुल ESU और फ्रैंकलिन दोनों क्या होता है, बराबर होता है। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। क्यों कहे तो फ्रैंकलिन और ESU बराबर है, तो सबसे छोटा मात्रक ESU होता है। ESU और फ्रैंकलिन बराबर है, लेकिन कोई पूछ दे कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक है फ्रैंकलिन, ठीक है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, फैराड नहीं फैराडे, समझे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, और एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। ये जो आपने स्लाइड लिखा, इसमें से आपका एक प्रश्न तो जरूर, कम से कम एक प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है, तो आप लोग इसका जरूर स्क्रीनशॉट लिख लें और इसको रिवीजन कर लें। सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को शेयर कर दीजिए। चले कि मेरा भी जो सपना है वो पूरा हो सके और मैं भी गरीब बच्चों के लिए मेहनत कर सकूं। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए हम लोग देखते हैं कि विद्युत आवेश के प्रकार। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण वो किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। दूसरा डेफिनेशन हम लोगों ने यह देखा था कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आवेश के प्रकार। तो आवेश जो होता है तो भाई साहब आवेश दो प्रकार के होता है, और किसने बताया था, तो सन 1775 में, सन 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश और दूसरा जो है वो ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो किसने बताया था भाई, तो सन 1700 बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। और ये कब बताए थे भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस बात को बताया था कब, ये भाई साहब ने बताया था सन 1750 में। सन 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश दो प्रकार के होता है, एक धनात्मक आवेश एक ऋणात्मक आवेश। हम लोग अभी तक जान चुके हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि किसी वस्तु को आवेशित करने में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। यानी किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या एक वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा तभी जाकर के वस्तु आवेशित होगा। हालांकि आपको बता दें कि आवेश दो प्रकार के होता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि धनात्मक आवेश किसे कहते हैं, तो धनात्मक आवेश हम लोग किसे कहेंगे, तो जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तब उस पर कैसा आवेश आता है, धन आवेश। जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, अधिक हो जाता है, प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो जाता है, तब उस पर ऋण आवेश आ जाता है। जब प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर रहता है तो उदासीन होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं। मैं आपको इधर समझा दूं, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पदार्थ है और इसके अंदर प्रोटॉन कितना है भाई, 4 गो, और इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 4 गो। भैया इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चारों तरफ चक्कर लगाता है और प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके बीच में रहता है।
तो प्रोटॉन को निकालना मुश्किल है, तो इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है या उसके अंदर डाला जाता है। वो केमिस्ट्री में बहुत बारीकी से आपको समझाया भी जाएगा, लेकिन अभी मोटा मोटी आपको समझना है। मान लेते हैं इसमें प्रोटॉन की संख्या तो 4 ही रहा और इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो गया, तो इस पर जो चार्ज आएगा एक प्लस आ जाएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन अधिक हो गया इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। तो इसमें हुआ क्या कि इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकला है। मान लेते हैं कि ये कोई पदार्थ है और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और कहीं से इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया और पहले इस पर 4 प्रोटॉन था और 4 ही इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब क्या हो गया, प्रोटॉन तो उतना ही रहा लेकिन इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5, तो इसलिए इस पर एक माइनस आ जाएगा। तो यहां पर यही पे आपको समझा दे कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है या घट जाता है। ध्यान रखना है, मैंने कहा है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उसका द्रव्यमान बढ़ता है या घटता है, लेकिन अगर धनावेशित किया जाएगा तो धनावेशित कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन जाता है, और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 केजी होता है। तो एक भी इलेक्ट्रॉन गया है तो उसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ तो कम हुआ है, लेकिन बहुत ही नगण्य होता है, निग्लिजिबल होता है, आप साधारणतः आभास नहीं कर पाएंगे, अनुभव नहीं कर पाएंगे, लेकिन द्रव्यमान तो कम हुआ ना। तो किसी वस्तु को धनावेशित करने पर द्रव्यमान घट जाता है और ऋणावेशित करने पर द्रव्यमान बढ़ जाता है। और किसी ने कहा कि धनावेशित करने पर द्रव्यमान क्यों घटता है, तो आप बोलोगे धनावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है और ऋणावेशित करने पर द्रव्यमान बढ़ क्यों जाता है, तो ऋणावेशित करने पर इलेक्ट्रॉन डालना पड़ता है, इसलिए जब किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। लेकिन आवेशित किया करने पर, तो आवेशित जब बोला जा रहा है तो उसमें आप तो कंफर्म नहीं किया जा रहा है ना कि धन आवेशित किया जा रहा है कि ऋण आवेशित किया जा रहा है, इसलिए जब आवेशित बोला जाएगा तो बोलोगे कि उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा या घट जाएगा, राइट। चलिए थोड़ा सा फास्ट हो जा रहा है, इसको हम थोड़ा सा और आसान भाषा में आपको समझाएंगे, लेकिन आपके लिए चिल्ला रहे हैं, आपके लिए चिल्ला रहे हैं, तो थोड़ी सी मदद आप कर दीजिए, मेरा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए कि जल्दी से जल्दी ये सब वायरल हो जाए। थोड़ा सा ये मदद आप कर दीजिए। चलिए आपके लिए मैं बहुत मतलब की मेहनत करने वाला हूं, दिन रात एक कर देंगे आप, लेकिन थोड़ा सा मेरे लिए मदद कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक है घर्षण विद्युत। हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले आवेश की उत्पत्ति जब थेल्स ने किया, उसके बारे में अवधारणा दी, तो उन्होंने घर्षण के कारण किया था, अंबर को ऊन से रगड़ा था। तो जब किसी वस्तु को घर्षण किया जाता है, आप लोगों ने स्कूल में भी ट्राई किया होगा कि जब बाल कंघी को हम लोग क्या करते हैं, बालों में रगड़ते हैं, उसको भी अगर सटाएंगे, या पेन ले लो, पेन को भी अगर बाल में रगड़ करके छोटे छोटे टुकड़े को आप पास लेकर आएंगे तो भी आकर्षित होगा। तो भैया आकर्षित करने का गुण किसके कारण आया है, घर्षण के कारण आया है, इसलिए घर्षण के कारण उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। तो घर्षण विद्युत जिसको फ्रिक्शनल चार्ज कहते हैं, फ्रिक्शनल चार्ज किसे कहा जाता है, तो घर्षण के कारण उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहेंगे, राइट। यहां तक किसी को कोई डाउट है, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई थिंक मैंने इसका स्क्रीनशॉट इसके पहले वाले को नहीं बोला था, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए, तो धनात्मक आवेश कब होगा, तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, और ऋणात्मक आवेश कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तब। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। हम लोग बात करते हैं आवेश की ध्रुवता, पोलरिटी ऑफ चार्ज। तो पोलरिटी ऑफ चार्ज आवेश की ध्रुवता एक गुण है, यानी वह गुण जिसके कारण दो आवेशों में भेद किया जाता है, अंतर किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, बाइफरकेट किया जाता है, उस गुण को ही हम लोग कहते हैं आवेश की ध्रुवता। आवेश की ध्रुवता किसे कहते हैं, तो वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है उसे आवेश की ध्रुवता कहते हैं। ओके, उसके बाद बात आता है, कहीं कहीं हम इन चीजों का उपयोग करेंगे, जैसे एक माइक्रोकुलाम, ऐसे जो हमने लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो। आपको पता भी होगा इसको क्या बोला जाता है, माइक्रो। अगर हमने पी लिखा है तो पी का मतलब हो जाएगा पिको। हमने एफ लिखा है, एफ का मतलब क्या हो जाएगा जी, फेम्टो। हमने एन लिखा है, एन का मतलब कि नैनो। ओके, तो अगर एक माइक्रोकुलाम कहेगा तो 10 के पावर माइनस 6 कूलम। आपको बता दें कि फिजिक्स के जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू को सूत्र में पुट किया जाता है तो एसआई मात्रक में पुट किया जाता है। तो जितने भी चीजें उसका एसआई मात्रक आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के आपसे क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि जब भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसके सूत्र में जिस भी क्वांटिटी का मान भरोगे, कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी राशि हो, उसका मान जब रखोगे तो एसआई मात्रक में ही रखोगे, तब आपका आंसर सही आएगा, और एसआई मात्रक में नहीं रखा तो उसका आंसर सही नहीं आएगा। तो जब भी फिजिक्स के आपके सूत्र में तो उसके राशि का मान पुट करना है तो एसआई मात्रक में ही पुट करें। तो एक कूलम बराबर कितना कूलम, एक माइक्रो कूलम बराबर 10 के पावर माइनस 6, और एक पिको कूलम बराबर 10 के पावर माइनस 12, एक फेम्टो बराबर 10 के पावर माइनस 15, और एक नैनो मतलब 10 के पावर 9। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो,
उसके बाद है घर्षण के कारण उत्पन्न विद्युत की प्रकृति। भैया जब हम लोग दो वस्तुओं को घर्षण करते हैं तो भैया जब घर्षण करेंगे तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में जाएगा। तो यहां पर हम लोग कुछ पेयर देखेंगे कि किस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएगा और किस वस्तु में से जाएगा। मतलब दो वस्तु को घर्षण कर रहे हैं तो इधर से इधर जाएगा कि इधर से इधर जाएगा। हम लोग अच्छा ये भी बोल सकते हैं अगर इधर इस जो आप पेन देख रहे हैं इसमें से इसके अंदर इस उंगली के अंदर आ गया तो इसमें से गया है तो ये हो गया आपके पास धनात्मक आवेश और इसमें आया है तो हो जाएगा ऋणात्मक आवेश। तो जब घर्षण करते हैं तो एक जगह पर सेम समय पर एक वस्तु पर ऋणात्मक आवेश तो एक वस्तु पर धनात्मक आवेश। तो हम लोग कुछ पेयर देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दो चीजों को रगड़ेंगे तो किस पर धनात्मक होगा और किस पर ऋणात्मक होगा। सामान्यतः ये देखा जाता है जो कोई भी व्यक्ति बोलता है जैसे कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ा जाएगा तो पहले मैंने कांच की छड़ बोला तो कांच की छड़ धनात्मक और रेशम के कपड़ा ऋणात्मक। ये 100% सही नहीं है, मैं इसको घुमा भी सकता हूं लेकिन सामान्यतः हमने बताया कि लोग ऐसा ही पूछते हैं कि पहले वाला मैक्सिमम केस में धनात्मक होता है और दूसरे वाला जो वस्तु होता है वो ऋणात्मक होता है। लेकिन हमेशा सत्य नहीं होगा, आदमी घुमा सकता है लेकिन सामान्यतः अगर दिमाग लगाना है, लहाना है, तुक्का मारना है तो पहले वाले को धनात्मक मानोगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि किन दो चीजों को रगड़ने पर कौन सा आवेश आता है। तो अगर आपने कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ा तो कांच का छड़ धनात्मक। तो आपको बताना है कि जब कांच की छड़ को रेशम की कपड़ा से रगड़ा जाएगा तो कांच पर कैसा आवेश होगा। सभी लोग टाइप करके बताइए कांच पर कैसा आवेश होगा। सभी लोग टाइप कीजिए। चलिए अगर बिल्ली के खाल को बिल्ली के रोएदार चमड़ा को बिल्ली के रोए से अगर हमने रगड़ दिया एबोनाइट, और एबोनाइट को मैंने क्या बताया अभी आप लोग टाइप करके बताइए। एबोनाइट को मैंने क्या बताया था, थोड़ी देर पहले ही बताया था। एबोनाइट को मैंने बोला था हार्ड रबड़ ही होता है एबोनाइट। ओके, तो एबोनाइट या प्लास्टिक को अगर हमने बिल्ली के खाल से रगड़ा एबोनाइट या प्लास्टिक तो बिल्ली की खाल धनात्मक और एबोनाइट और प्लास्टिक होगा ऋणात्मक। लेकिन अगर ऊनी कपड़ा से उलन क्लोथ से अगर हमने रगड़ दिया एबोनाइट की छड़, प्लास्टिक, रबर, एम्बर को कई लोग अंबर कहते हैं और इसको रेजिन भी कहते हैं। रेजिनी पदार्थ होता है, रेजिन होता है जो बाल्टिक सागर के किनारे एक पेड़ से निकलता है और ये पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। ओके, सूख जाने पर ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग ऊन के कपड़ा को एबोनाइट से रगड़े, प्लास्टिक की छड़ से रगड़े, प्लास्टिक की छड़ से रगड़े, रबर से रगड़े, एम्बर या अंबर या रेजिनी से, तो ये सारा जो होगा ऋणात्मक होगा और ये क्या होगा धनात्मक। ये पेयर आपको याद रखना है। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, जितने लोग देख रहे हैं सारे लोग वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोग स्टेटस लगा दीजिए। थोड़ी सी मदद हो जाएगी मेरी, सभी लोग स्टेटस लगा दीजिए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी कर दीजिए। इसी तरीके से धमाकेदार तरीका से आपको 10 बजे तक मैं पढ़ाने वाला हूं। इसके जस्ट बाद आपको दूसरा सब्जेक्ट मैथ पढ़ाने वाला हूं। समय मिला तो केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, बहुत ही जानदार तरीका से, शानदार तरीका से। थोड़ी सी मदद करिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। मूल कण, तो मूल कण क्या होता है हम लोग जानते हैं। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मूल कण कहा जाता है और कोई भी पदार्थ इन्हीं कणों से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हालांकि अभी खोज हो चुका है कि कोई भी परमाणु जो है वो 32 प्रकार के कणों से मिलकर के बना है, लेकिन वो आपके सिलेबस का नहीं है, वो बाहर का सिलेबस है, लेकिन फिर भी हम कुछ कण के बारे में आपको बताएंगे। चलिए हम लोग अभी देखते हैं कि मूल कण कौन कौन से होंगे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को मूल कण कहते हैं और एक परमाणु जो है वो कितने प्रकार के कण से, तो 32 प्रकार के कण से मिलकर के बना होता है। आगे हम लोग बात करेंगे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मर्रे गेलमान। क्या नाम था? मर्रे गेलमान। चाहे कई लोग गेलमान आपने देखा होगा, आपकी किताब में लिखा होगा गेलमान, लेकिन उनका पूरा नाम मर्रे गेलमान था। और इनका जॉर्ज और एक और उनके दोस्त थे, कौन थे भाई? जॉर्ज ड्वेग। इन्होंने 1964 में एक क्वार्क मॉडल प्रस्तुत किया। क्वार्क मॉडल क्या है भाई? तो हम लोग अभी आगे चल करके देखेंगे मूल आवेश में कि मूल आवेश क्या होता है। तो किसी वस्तु पर न्यूनतम संभव आवेश को मूल आवेश कहते हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है, तो सबसे छोटा आवेश जो होगा, इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही आवेश होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर के आवेश को ही मूल आवेश कहा जाता है। लेकिन इन भाई साहब को लगता है कि सपने में आया या कैसे आया, इन लोगों को दिमाग में आया कि कुछ ऐसे भी कण होते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन के आवेश से भी कम आवेश होते हैं। इन लोगों ने एक मॉडल प्रस्तुत किया, लेकिन जब सैद्धांतिक पुष्टि की बारी आई तो टाटा फिस हो गए। इन लोगों ने सैद्धांतिक पुष्टि नहीं कर पाए। तो फिजिक्स और साइंस जो कहता है जब तक सैद्धांतिक पुष्टि नहीं होगी उसको नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर भी जब ये लोग अच्छे वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रस्तुत किया, किसी कारण से नहीं प्रस्तुत हो पाया होगा, हो सकता है कि बाद में हो जाए, इसलिए इसको हम लोग अभी भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी तक इसकी सैद्धांतिक पुष्टि नहीं हुई है।
ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, इन्होंने देखा कि 6 प्रकार के कण होते हैं, तो इन्होंने नाम दिया यूसीटी और डीएसटी, डीएसबी, यूसीटी और यूसीटी, यानी यू क्वार्क, सी क्वार्क, टी क्वार्क। यू मतलब होता है अप क्वार्क, सी मतलब होता है चार्म क्वार्क और टी मतलब होता है टर्म क्वार्क। डी क्वार्क, एस क्वार्क, बी क्वार्क, इन दो चीजों को यूसीटी क्वार्क को हम लोग अप क्वार्क के नाम से जानते हैं, अप टाइप क्वार्क, यानी यूसीटी, यू क्वार्क, सी क्वार्क, टी क्वार्क को हम लोग अप टाइप क्वार्क कहते हैं, और डी क्वार्क, एस क्वार्क, बी क्वार्क को डाउन टाइप क्वार्क कहते हैं। और इन तीनों पर जो आवेश होता है वो प्लस क्या होता है, प्लस 2e/3 होता है, और इसमें क्या होगा, माइनस के e/3 होता है। और इसका एंटी क्वार्क भी होता है, माने यू का एंटी क्वार्क, सी का एंटी क्वार्क, उस पर जो होगा इसके ऑफ क्वार्क के एंटी क्वार्क जो होता है, यू एंटी क्वार्क जो होता है उस पर माइनस आवेश होगा, और इस पर माइनस है तो इसके एंटी क्वार्क पर प्लस आवेश होगा। यानी इन दोनों भाई साहब लोगों ने बताया कि कुछ ऐसे भी कण हैं, कुछ ऐसे भी कण हैं जिन पर आवेश प्लस माइनस e/3 और कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2e/3 आवेश होता है। ठीक है, ये बात उन्होंने बताया। लेकिन भाई साहब एक काम तो गलत हो गया, इन लोगों की जो बात आई कि सर आप बता दीजिए इसकी सैद्धांतिक पुष्टि कर दीजिए, तो इसकी सैद्धांतिक पुष्टि नहीं हो पाई। इसकी सैद्धांतिक पुष्टि की बात हुई तो ये क्वार्क मॉडल का सैद्धांतिक पुष्टि नहीं हो पाया। आप लिख लो यहां पर क्वार्क मॉडल का सैद्धांतिक पुष्टि नहीं हुई है, भैया इसकी सैद्धांतिक पुष्टि नहीं हुई है। ठीक है, तो हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं पर चर्चा हो जाएगा तो आप इसको बता सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई साहब, यहां पर हम लोग देखते हैं जो मूल कण आपने देखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यहां से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने होंगे, तो ये चार्ट जो है, ये टेबल जो है आपको बहुत ही मदद करने वाला है, इसको आप लोग याद जरूर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मैंने एक छोटा सा डायलॉग आपके लिए लिखा है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो हमने ईटा पर गोल्डी नाचे एक डायलॉग लिखा है। ई मतलब इलेक्ट्रॉन और टी माने थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन या थॉमसन, ठीक है, और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, तो गोल्डस्टीन ने किया। न्यूट्रॉन का खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया। ये तो ठीक है, आपने खोज के बारे में यहां से आपसे न्यूमेरिकल का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने यहां पर लिख दिया। आवेश की बात करो तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है माइनस के 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, और प्रोटॉन पर यही आवेश प्लस में होता है, और न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता ही नहीं, अनचार्ज होता है। यहां पर एक टर्म हम बोल रहे हैं विशिष्ट आवेश, आगे चल करके हम समझाएंगे, लेकिन अभी आप रख लो। अभी जस्ट इसके बाद इसके जस्ट वाले स्लाइड में हम आपको बताने वाले हैं कि विशिष्ट आवेश होता क्या है। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, तो आप इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या बोलोगे कि सर इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है वो हो जाता है आपके पास 1.76 गुणे 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी होता है। या कई जगह पे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा भैया, कई जगह पर ये इसके जगह पर मिल जाएगा आपको क्या 1.8, यानी 7 के बाद ही 6 इसको हटाओगे तो 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, इंटू 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी आपको मिलेगा। जो प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश होता है वो क्या होगा 9.6 गुणे 10 के पावर 7 कूलम प्रति केजी। इसको मैं प्रूफ करके भी आपको बताऊंगा, आप खुद प्रूफ भी कर लीजिएगा। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होगा वो 0 होगा। तो भैया न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश 0 कैसे होगा, अगर आपको पूछना है कि आप बताओ कि कैसे होगा, भैया आप बताइए कि अगर मौसी नहीं है तो मौसा कहां से आएंगे, अगर मौसी रहेगी तब ना मौसा होंगे। तो कहने का मतलब जब न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता है, विशिष्ट आवेश कहां से आएगा, समझ में आ रहा है आपको। चलिए द्रव्यमान की बात करोगे तो द्रव्यमान जो होगा, तो द्रव्यमान आपके पास हो जाएगा 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 के। किसका भाई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसको आप लोग को याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है भैया, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हो जाता है 1.672, यहाँ पर 2 है, इंटू 10 के पावर 27। ठीक है, और यही जो बात करेंगे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा 1.674, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, देख लीजिएगा 10 के पावर 27 यहाँ पर भी है, 10 के पावर माइनस के 27 यहाँ पर भी है, माइनस 27 यहाँ पर।
तो आप इसको द्रव्यमान विशिष्ट आवेश आवेश याद कर लोगे, बोर्ड एग्जाम में यहां से प्रश्न आता है और मेरा दिल कह रहा है कि इसमें से भी एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे 2025 में। तो जरूर इसको याद कर लो और अच्छा से पढ़ लो। और वीडियो अच्छा लग रहा तो शेयर करना मत भूलो, शेयर करोगे तो मेरा जो है मन और करेगा, मैं आपको और ज्यादा समय तक आपको पढ़ाऊंगा। जितना ज्यादा आज का जो टारगेट है, अगर 50 लाइक्स हो जाते हैं तो समझिए कि मैं अगले दिन और भी जोश जुनून के साथ आपको पढ़ाने वाला हूं। मात्र मैंने आज के लिए रखा है 50 लाइक्स। जरूर आप 50 लाइक्स को पूरा करें। चलिए उसके बाद सापेक्ष द्रव्यमान, अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 है तो जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी होता है और न्यूट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन से 1839 गुना भारी होता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन प्रश्न इसमें से जरूर आए, याद कर लोगे, लिख लोगे। इसमें और विशेष क्या समझाएं, यहां पे मैंने समझाया कि न्यूट्रॉन पर जो होता है विशिष्ट आवेश 0 क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं होता, आवेश नहीं होता इसलिए विशिष्ट आवेश नहीं होता। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं भैया कि विशिष्ट आवेश से पहले हम लोग मूल आवेश समझ लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मूल आवेश किसी वस्तु पर संभव न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। किसी वस्तु पर संभव न्यूनतम आवेश को क्या कहा जाएगा? मूल आवेश कहेंगे। जैसे कि आप देख लो, किसी वस्तु पर न्यूनतम संभव आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसको क्वांटम आवेश के नाम से भी जाना जाता है। क्वांटम, एक प्रश्न आपके पास आता है, उसका भी चर्चा हम करेंगे आगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, लेकिन अभी हम बता देंगे। कई यूट्यूबर जो इसको गलती की है, कई शिक्षक साथी जो हैं इसको थोड़ा सा गलत बताया है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकता है। मैंने 1-2 जगह देखा है और कुछ बच्चों ने भी कहा। मैं उस प्रश्न को जरूर आपके साथ साझा करूंगा कि कौन सा प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो किसी वस्तु पर न्यूनतम संभव आवेश को मूल आवेश या क्वांटा आवेश कहते हैं। ठीक है, क्वांटम आवेश के नाम से जानते हैं। किस आवेश के नाम से जानते हैं भाई? क्वांटम। ठीक है, और इसे ई के द्वारा सूचित करते हैं। और ई का मान कितना होता है? तो ई का मान जो होगा गुरुवर, तो ई का मान जो होगा वो हो जाएगा 1.67 × 10⁻⁻19 गुना। राइट, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा तो इसका माइनस हो जाएगा, माइनस के ई, और प्रोटॉन पे जो होगा वो प्लस के ई। कई जगह पे पूछा है कि आप बताइए एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है क्वांटा आवेश को ईएससी में बताना। तो क्वांटा आवेश को ईएससी में बताना है। कई जगह पर आपने देखा होगा इस तरीके का प्रश्न है, क्वांटा आवेश। क्वांटा चाहे क्वांटम लिखा हुआ, क्वांटा आवेश तो आपको किसमें बताना है? ईएसई में बताना है। तो क्वांटा आवेश को मूल आवेश भी कहा जाता है। इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 गुना। भाई साहब इसमें कुछ नहीं कहा है, इसने कहा है केवल ये है कि ये जो कूलाम है इसको ईएसई में बता दो, बस यही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम की जगह पर लिख दो 3 × 10⁻9 ESU। इसको सोल्व करो तो 16×48 तो 4.8 × 10⁻⁻10 होगा। ये कितना होगा? इतना स्टेट कूलाम होगा, इतना ईएससी होगा। ओके, यही प्रश्न है। लेकिन आपको जो बोर्ड एग्जाम में चाहे ऑब्जेक्टिव में जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर कितना दिया हुआ है उसको हम आपको बता देते हैं। उसका जो आंसर दिया हुआ है शायद 4.76 दिया हुआ है। कितना दिया है? यानी इसी के करीब दिया हुआ है। किसके करीब दी? 4.8 के करीब दिया हुआ है। ये पावर सेम है, इसके जगह पे थोड़ा सा अंतर है, 4.76 के करीब है। तो आपका आंसर ये होगा। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। और यही प्रश्न जो था कई लोगों ने गलती किया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन इसका आंसर ये 100% राइट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। एक टर्म है जिसका नाम क्या है? विशिष्ट आवेश। हम लोग देखने वाले हैं विशिष्ट आवेश होता क्या है। तो विशिष्ट आवेश के बारे में बात करो तो हमने बोला था कि मान लेते हैं कि हमारे पास छोटा सा रबड़ है, चाहे कोई पदार्थ है, मान लीजिए इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और इस पर मैंने आवेशित कर दिया इसको। तो इस पर उपस्थित आवेश और इसके द्रव्यमान, इस पर उपस्थित आवेश और इसके द्रव्यमान के अनुपात को, इस वस्तु पर उपस्थित आवेश और इसके द्रव्यमान के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलेंगे? विशिष्ट आवेश बोलेंगे। तो आप लोग को यहां पर दिख रहा है किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को, उसके द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहा जाता है। इसको हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं भैया? तो विशिष्ट आवेश जो होता है Q/M होता है। यानी किसी वस्तु पर जो आवेश है वो और उसके द्रव्यमान से भाग दे देंगे तो क्या मिलने वाला है? विशिष्ट आवेश।
तो अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भाग देंगे। तो आप इसको भाग दे करके देख लेना, आपको कटाने छटाने तो आता ही है, तो कटाओगे। क्या कटाना है? इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस के 19 कूलम, और इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो हो जाता है आपके पास 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस के 31 केजी। इसको कटाइएगा तो आ जाएगा 1.76 गुणे 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी। ठीक है, और इसी को लगभग कहीं पर मिल जाता है 1.6 को हटाओगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 1.8 गुणे 10 के पावर 18। फिर आप यहां पर इसको मान को भरोगे, कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर आवेश तो सेम होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस के 19, और इसमें भाग दे दोगे। प्रोटॉन का द्रव्यमान मैंने बताया था 1.672 गुणे 10 के पावर माइनस के 27, और ये केजी होगा, और ये क्या होगा? कूलम। तो इसमें भाग देंगे तो 9.6 गुणे 10 के पावर 7 कूलम प्रति केजी आ जाएगा। और न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश 0 होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। राइट, आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरूर। ठीक है, अब हम लोग अंत की तरफ चलते हैं। अगला वीडियो जो है वो भी आएगा थोड़ी देर के रेस्ट के बाद आपके पास आएगा। आप इसको पहले देखिए, और इसके जस्ट बाद उसको हम लाइव करते हैं, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो करना ही है, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है कि जब भी इस पर कोई वीडियो जाए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को आपको ऑन करना पड़ेगा। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर ले लीजिए, नहीं लिए होंगे तो। आगे हम लोग बात करते हैं, कहां मिलती है तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहां मिलती है तमन्नाओं का शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, हम लोग आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्या है? आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट जो है हम लोग समझने वाले हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को समझना पड़ेगा कि सजातीय आवेश होता क्या है। तो समान प्रकृति के आवेश को सजातीय आवेश कहते हैं। यानी समान प्रकृति के आवेश को हम लोग क्या बोलेंगे भैया? तो जो समान प्रकृति के आवेश है उसे सजातीय आवेश कहते हैं। जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस सजातीय आवेश है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है? लड़का लड़का और लड़की लड़की, ये सजातीय है, सेम टाइप का है। लाइक चार्ज है, तो सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है? तो सजातीय आवेशों के बीच जो होगा वो प्रतिकर्षण होगा। विजातीय आवेशों के बीच जो होगा, विजातीय आवेशों के बीच क्या होने वाला है? विजातीय आवेशों के बीच जो होगा वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, आकर्षण होता है। विजातीय आवेश का मतलब हो जाता है विपरीत प्रकृति के आवेश, एक प्लस दूसरा माइनस, या प्लस माइनस या माइनस प्लस, यानी वो नेचर अलग होना चाहिए, उसे विजातीय आवेश कहते हैं। और विजातीय आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। आवेश स्थानांतरीय होता है, आवेश ट्रांसफरेबल होता है, उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग पावर बैंक चार्ज करते होंगे, और पावर बैंक को चार्ज करके फिर उससे आप मोबाइल चार्ज कर लेते होंगे। यानी कि पहले आपने चार्ज को स्टोर किया पावर बैंक में, और फिर पावर बैंक से मोबाइल के अंदर ट्रांसफर कर लिया। दैट मींस आवेश इज ट्रांसफरेबल, यानी आवेश स्थानांतरीय है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। आवेश हमेशा द्रव्यमान से जुड़ा होता है, यानी जब भी आवेश रहेगा तो वहां पे द्रव्यमान निश्चित रूप से होगा। यानी बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। लेकिन क्या कहीं पे द्रव्यमान है तो जरूरी है कि आवेश होगा? ऐसा नहीं है। द्रव्यमान बिना आवेश के रह सकता है, लेकिन आवेश जो है बिना द्रव्यमान के नहीं रह सकता है, क्योंकि आवेश दैट मींस इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा ही। कहीं पे आवेश है मतलब इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो रहेगा ही। इसलिए बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। ठीक है, यानी हमेशा आवेश जो है द्रव्यमान से जुड़ा रहता है। Q रेस्ट इज इक्वल टू Q मोशन, यानी कि जितना, अगर मान लेते हैं कोई वस्तु है उस पर 5 कूलम, यही मान लेते हैं कि मार्कर जो है इस पर 5 कूलम का चार्ज है, और इसको मैंने 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दिया, तब इस पर कितना चार्ज रहने वाला है? उतना ही रहेगा जो पहले था। इसका मतलब इसके अंदर जो चार्ज होता है रेस्ट पोजीशन में और मोशन के पोजीशन में एक ही होगा। रेस्ट और मोशन के पोजीशन में क्या होने वाला है? एक ही होने वाला है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है Q रेस्ट इज इक्वल टू Q मोशन। ठीक है, उसके बाद EMU, EMU को फुल फॉर्म क्या होता है? सारे लोग कमेंट में लिखे EMU। हमने पिछले वीडियो में बताया था EMU जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप सब बताइए। ESU का फुल फॉर्म क्या होता है, उसको आप लोग टाइप करके बताइए क्या होता है। ठीक है, तो EMU जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय इकाई, और ESU जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत इकाई। ये है विद्युत चुंबकीय इकाई, इसे है स्थिर विद्युत इकाई। और इन दोनों का अनुपात जो होता है निर्वात में प्रकाश के बराबर होता है, यानी 3 गुणे 10 के पावर 8 होता है। ओके, आप लोगों ने ये देखा, साथ ही साथ ये भी कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा 1 एंगस्ट्रॉम, इसको पढ़ते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। ऐसे हमने जो लिखा है आप देख रहे हैं, ए के पावर जो हमने यहाँ पर दिखाया है आपको, यहाँ जो आप ए देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। ठीक है,
जो हमने यहां पर लिखा है a के पावर 0, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर 10 मीटर होता है, और एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बोलेंगे तो पावर 8 होगा, और मीटर में बोलेंगे तो पावर 10 होगा। ये भी कहीं ना कहीं जब हम न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं। और आपको बता दें, सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ में आपको पढ़ाया जाएगा, और जो भी 2011 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से, उन सारे प्रश्नों को कराया जाएगा। यानी बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको सारे सिलेबस को कवर कराया जाएगा, और कोशिश किया जाएगा कि आपका जो नंबर है सारे सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स मेरे से पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में आपका स्कोर 95 प्लस होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। लेकिन हमने बोला कि जब भी आप लिख रहे हो तो कॉपी कलम लेकर के ही लिखिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में भी लिख सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं जब भी आपको पढ़ा दूंगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख जरूर लीजिएगा, उसको रखे मत रहिएगा। हम लोगों ने यहां पर देखा कि पदार्थों का वर्गीकरण, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस जो है, हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं किसके आधार पर भैया? तो चालकता के आधार पर। चालकता के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के, चालक, कंडक्टर, कुचालक और चालक या विद्युत रोधी। ये तीनों बात सेम है, कुचालक और चालक या विद्युत रोधी, जिसको इंसुलेटर, बैड कंडक्टर भी कहा जाता है। और ये कुचालक पदार्थ को कई लोग परावैद्युत भी कहते हैं। आगे हम लोग परावैद्युत के बारे में जानेंगे, यानी परावैद्युत भी कुचालक पदार्थ ही होता है। यहाँ पर इतना समझना है कि परावैद्युत जो होता है, परावैद्युत पदार्थ जो होता है वो भी कुचालक होता है। तीसरा है अर्धचालक। आप सब जानते हैं कि अगर किसी ने पूछ दिया कि चालक किसे कहते हैं, तो ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं, जिससे नहीं होता है उसे कुचालक कहते हैं। और जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच, यानी कुचालक और सुचालक के बीच होती है, तो उसको अर्धचालक कहते हैं। इन दोनों के बीच होगा तो उसको अर्धचालक कहेंगे। अब आपको एक प्रश्न जो है, ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार आपके पास आया हुआ है कि सर मानव शरीर एक चालक है, और इसका जो प्रतिरोध होता है, तो अगर सूखा हुआ मनुष्य है तो 50,000 ओम होता है, और वही गीला हो तो उसका प्रतिरोध घट जाता है और 10,000 ओम हो जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो 50,000 ओम होता है, और गीले मनुष्य का 10,000 ओम होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न आपका आया हुआ है। तो अभी का जो स्लाइड है ये भी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, 2025 में जो भी एग्जाम देंगे उनके लिए। तो आप इस स्लाइड को भी स्क्रीनशॉट के रूप में ले लीजिए और इसको जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग देखने वाले विद्युतदर्शी। जैसे आवेश की उपस्थिति का पता लगाने का ये एक यंत्र है। बिहारी लोग भी अपने आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, जो पहले मोबाइल आता था उसमें बैटरी चार्ज नहीं होता था, तो उसको निकाल करके लोग जीभ से टेस्ट करते थे कि चार्ज है कि नहीं है। लेकिन हालांकि विद्युत आवेश की उपस्थिति के पता लगाने के लिए एक यंत्र था जिसका नाम है विद्युतदर्शी। तो विद्युतदर्शी है क्या? तो विद्युतदर्शी एक प्रकार का विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग आवेश की उपस्थिति का पता लगाते हैं। यानी कहीं पे आवेश है कि नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है, सरल विद्युतदर्शी और स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। ये कैसा होता है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं, आपके पास यही जो है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, आप स्क्रीनशॉट तो पूरा कर लेंगे, लेकिन जब अपने कॉपी में बनाएंगे तो ये वाला बना लीजिएगा। ऐसे काम करता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डिस्क है, ये धातु का है, और साधारणतः ब्रास डिस्क होता है, ब्रास धातु का ये होता है। ओके, उसके बाद हम आपको समझा दें कि ये तो फिगर आपको बनाना है अपने कॉपी में, साथ ही साथ हम आपको बता दें ये जो धातु है ये धात्विक डिस्क होता है, और ये कर्क लगा होता है। कर्क क्या है आपको आम भाषा में हम समझाएं तो जो औरत होती है, महिलाएं होती हैं, वो जो है एड़ी रंगने के लिए रंग का जो प्रयोग करती है, उसके बीच भी एक छोटा सा कर्क टाइप का होता है, उसको निकाल करके फिर उससे रंगा भी जाता है। ठीक है, उस बोतल के अंदर होता है, उसी टाइप का कर्क होता है, और कुचालक होता है, विद्युत रोधी होता है, उसको इसके अंदर भरा गया है। और उसके बाद इसके अंदर एक रॉड लाया गया है, और ये भी क्या है, धात्विक रॉड है। सामान्यतः ये ब्रास रॉड होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 पत्तियां देख रहे हैं, जो 2 पत्तियां लटका हुआ है, यहाँ पे समझ सकते हैं, अच्छे से दिख रहा है, 2 पत्तियां लटका हुआ है। यही जो पत्तियां है, अगर ये सोने का हुआ तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कहेंगे, और यही अगर एल्यूमिनियम का हो गया तो उसको सरल विद्युतदर्शी कहेंगे। मात्र इतना का अंतर होता है, सारा बनावट सेम रहता है, केवल यहाँ पे अंतर होता है। अगर ये सोने का हुआ तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कहा जाता है। और यदि एल्यूमिनियम का हो गया, अगर ये एल्यूमिनियम रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम होगा तो सरल विद्युतदर्शी होगा, और बाकी सब बनावट एक ही जैसा रहेगा। अब आपको बताते हैं कि कैसे चेक किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं उसी का ये स्मार्ट वर्जन है। इसके अंदर डिस्क है, अगर मान लेते हैं कि इस पर आवेश है कि नहीं है पता लगाना है, तो हम इस पर लेकर के इसको टच कराएंगे, और टच कराने के बाद
यदि हमने इसको इस पर टच कराया और टच कराने के बाद ये तो फिक्स है और यहाँ पर एक ऐसे लटका हुआ है जो कि मूवेबल है, वो मूव कर सकता है। अगर ये इसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ, इधर बढ़ा, तो समझ जाइए कि इस चार्ज है और हमने इस पर लाया और इस पर किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो समझिए कि ये चार्ज नहीं है। ये जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उतना अधिक ये चार्ज होगा, ये भी हम लोग पता लगा सकते हैं। दूसरा चीज जो है हम लोग इससे ये पता कर सकते हैं कि इस पर चार्ज है कि नहीं है, ये मूवमेंट से यहां पर भी देख सकते हैं। और ये कैसे होता है, मान लेते हैं कि ये प्लस चार्ज है, ये हमने यहां पर रखा, ठीक है, और इस पर प्लस चार्ज है, तो जो प्लस चार्ज इसके ऊपर आएगा और इससे होते हुए यहां पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और यहां आएगा तो इसके ऊपर भी जाएगा। तो प्लस प्लस के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है, जिसकी वजह से ये तो फिक्स है, ये प्रतिकर्षित होकर के इधर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो समझ जाइए कि उस पर चार्ज है, और नहीं होगा इसका मतलब उस पर चार्ज नहीं है। इस तरीका से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, लेकिन कॉपी में केवल आप ये वाला फिगर आप बनाओगे, ठीक है, ये वाला जो फिगर है उसी को आपको बनाना है। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हम लोग अब देखने वाले हैं एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसका कमेंट सारे लोग जरूर बताएंगे। एकदम सिंपल है, बहुत आसान है, आप सब इसका आंसर कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। देखिए मान लेते हैं कि कोई किसी वस्तु P, कोई वस्तु है P, उस पर धनावेश है, यानी P जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ये हमको पता चला, ठीक है। यह वस्तु Q को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो P धनावेशित है और Q को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो Q पर कैसा आवेश होगा आपको बताना है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक जो है धनावेश, दूसरा जो है ऋण आवेश, तीसरा जो है उदासीन, चौथा जो है वो नॉन ऑफ दीज। आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए सारे लोग कमेंट करके बताइए कि जो Q पर आवेश कौन सा होगा। तो Q पर जो आवेश होगा वो ऋण आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश। आप मेरे से पूछोगे सर ऋण आवेश क्यों होगा, तो हम लोग को पता है कि P पर धन आवेश है और Q को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो धन धन को आकर्षित नहीं करेगा, यानी उसका प्रकृति विपरीत होनी चाहिए तब जाकर के आकर्षित करेगा। तो इस पर धन आवेश है, इस पर कैसा आवेश है भाई, धन आवेश है, तो इस पर अगर धन आवेश है तो Q पर कैसा आवेश होना चाहिए, ऋण आवेश। ये आपको पता चला। इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। किसी वस्तु A पर धन आवेश है, किसी वस्तु A पर कैसा आवेश है, धन आवेश है, और वस्तु B को क्या कर रहा है, तो ये प्रतिकर्षित कर रहा है, ये अपनी ओर हटा देना पड़ेगा। ये क्या कर रहा है भैया, ये जो है प्रतिकर्षित कर रहा है। अगर ये प्रतिकर्षित कर रहा है तो बताना है आपको, करती है, तो B पर कैसा आवेश होगा। तो प्रतिकर्षित कर रहा है, A पर अगर धन आवेश है तो जो है B पर भी धन आवेश ही होना चाहिए, तब जाकर के इसके अंदर प्रतिकर्षण होगा, अन्यथा प्रतिकर्षण नहीं होगा। बहुत सारे लोग सही आंसर बता रहे हैं, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं भैया। हम लोग देख रहे हैं कि आवेशन, आवेशन दैट मींस चार्जिंग, आवेशन का अंग्रेजी होता है चार्जिंग। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहा जाता है। अगर कोई वस्तु है उसको हम आवेशित कर रहे हैं तो उसकी जो प्रक्रिया होगी उसी को आवेशन हम लोग कहते हैं। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आवेशन कहा जाता है, चार्जिंग कहा जाता है। और आवेशन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है भाई, घर्षण द्वारा आवेशन, चालक या स्पर्श द्वारा आवेशन, कई लोग चालक के जगह पर चालन द्वारा आवेशन भी कह देते हैं, और तीसरा जो है प्रेरण के द्वारा आवेशन। इन तीनों टर्म को हम लोग एक एक करके समझेंगे और बहुत बेहतरीन तरीका से आपको समझाने वाले हैं। उससे पहले जैसा कि हर बार हम बोल रहे हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो जरूर स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। और आपसे मैं एक निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ मेरे जो भी आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट है सब पर शेयर कर दीजिए, थोड़ी सी मेरी मदद हो जाएगी। और अब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कीजिए। चलिए हम लोग देख रहे हैं, उसमें एक एक करके समझने वाले। हम लोगों ने देखा था कि आवेशन 3 प्रकार का होता है, तो एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि घर्षण के द्वारा आवेशन। तो घर्षण के द्वारा आवेशन, जैसे हमने शुरुआत में जब आवेश का इतिहास पढ़ा था तो उस समय हमने बताया था आपको कि थेल्स ने जो है एम्बर को ऊन से रगड़ा था, तो एम्बर के पास छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करने के गुण आ गए थे। तो वो गुण किसके कारण आया था, घर्षण के कारण, और उसी गुण का नाम तो हम लोग आवेश बाद में कहे थे। यानी कि घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश को विद्युत आवेश कहते हैं,
या वहां पर हम लोग सकते हैं कि घर्षण के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होगी, यानी घर्षण करा करके किसी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होगी उसी को बोलेंगे घर्षण के द्वारा आवेशन। आपने देखा होगा कि ये जो स्वेटर है ऊन का बना हुआ है, इसको रगड़ करके ऊन को जब हम लोग किससे रगड़ते हैं, रबर से रगड़ देते हैं, एबोनाइट से रगड़ देते हैं, प्लास्टिक से रगड़ देते हैं, तो इस ऊन पर कैसा आवेश आ जाता है, धन आवेश हो जाता है। आप एक बैलून लेकर के अपने माथा से, अपने खोपड़ी के बालों से रगड़िएगा तो उस पर भी एक प्रकार का चार्ज आ जाता है, तो जो भी घर्षण के कारण आएगा। यहां पर भी देख रहे हैं कि इसको रब करके इस पर आवेश लाया जा रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि घर्षण के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं गुरुवर, घर्षण के द्वारा आवेशन बोलते हैं। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और इतना आसान भाषा में अगर आपको समझाने पर समझ में नहीं आ रहा है तो समझिए आपके माथा का जो तार है, दिमाग का जो तार है वो गड़बड़ा गया है, तो उसको सीधा कराना पड़ेगा। ठीक है, एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं और नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, फिर उस पर वीडियो भी बनेगा। लेकिन हालांकि अगर ज्यादा नहीं समझ में आ रहा तो समझिए कि आपके माथा का जो तार है ना, दिमाग का जो तार है वो सही नहीं है। चलिए हंसी के लिए हमने बोल दिया, ऐसा बात नहीं, आप बहुत ही स्मार्ट हैं और मेहनत करेंगे, सारा चीज खेल है, मेहनत करेंगे सारा चीज आप सीख जाएंगे। चलिए हम लोग दूसरा जो टर्म है आवेशन के प्रकार में हम लोग समझते हैं चालक या स्पर्श द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्टर या कंटेक्ट। चार्जिंग बाई कंडक्टर या कंटेक्ट, कई लोग चालक के जगह पर चालन लिख देता है, वहां पर चार्जिंग बाई कंडक्शन लिखता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। किसी आवेशित वस्तु के द्वारा अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाकर, जैसा कि आप देखे होंगे कि जब आप पावर बैंक चार्ज कर लेते हैं तो पावर बैंक चार्ज करके पावर बैंक के कान में जाकर के कहते हैं कि पावर बैंक हमारे मोबाइल में बैठ गई बा, तो हमारे मोबाइल के चार्ज कर दो, तो कर देता है वो? ऐसा तो नहीं करता है। आपको क्या करना पड़ता है, जो पावर बैंक आपने चार्ज किया है उसको डाटा केबल के थ्रू, एक वायर के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता है। तो जो आपके मोबाइल जो पावर बैंक है, पावर बैंक चार्जर जो है, उससे चार्जर उधर आवेश उधर जाने लगता है। तो आपने आवेश पावर बैंक से अपने मोबाइल के अंदर लिया, तो उसके लिए आपने कौन से विधि का इस्तेमाल किया, तो आपने उसको एक वायर से जोड़ा, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पर्श के द्वारा आवेशन या चालक के द्वारा आवेशन हम लोग उसको बोलते हैं। तो कह रहे किसी आवेशित वस्तु के द्वारा किसी अनावेशित वस्तु को संपर्क या चालक के द्वारा जोड़कर आवेशित करने की जो प्रक्रिया होगी उसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्श या संपर्क द्वारा आवेशन। स्पर्श या संपर्क द्वारा आवेशन या चालक द्वारा आवेशन। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देख रहे हैं एक वस्तु जो है अनावेशित है, एक वस्तु जो है धनावेशित है। यहाँ पे जो वस्तु आप देख रहे हैं धनावेशित है, इन दोनों को हमने क्या किया, हमने इसको एक दूसरे वायर से कनेक्ट कर दिया। आप दोनों को भी सटा सकते हैं, लेकिन हमने इसको वायर से जोड़ दिया, और वायर से जोड़ने के बाद देखा गया कि इसका वोल्टेज हाई था, इसका वोल्टेज लो था, इसका हाई वोल्टेज था, इसका वोल्टेज हाई था। क्यों? क्योंकि इस पर चार्ज था, इसलिए हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ क्या हुआ, चार्ज का प्रवाह हो गया। इस पर प्लस आवेश थे तो इस पर भी कैसा आवेश आ गया, तो प्लस आवेश आ गया। अब ये दोनों वस्तुएं कैसे हो गई, आवेशित हो गई, जो कि पहले आवेशित नहीं थी। तो ये आवेशित हुआ है, तो ये किसके द्वारा हुआ है, तो एक आवेशित वस्तु के द्वारा इसको संपर्क कराया गया है, इसको चालक के द्वारा जोड़ा गया है, या दोनों को सटा दीजिए या दोनों को तार के द्वारा जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार का जो आवेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, चालक या संपर्क या स्पर्श द्वारा आवेशन। ओके, आपको उम्मीद करते हैं कि बातें समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट तीसरा जो है प्रेरण के द्वारा आवेशन, यानी प्रेरण का मतलब हो जाएगा इंडक्शन, यानी चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन तो हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग इसमें क्या करते हैं, कोई आवेशित वस्तु है और दूसरे वस्तु को हम लोग चार्ज करेंगे, लेकिन बिना संपर्क के ही चार्ज करते हैं। आप देखे होंगे आजकल जो स्मार्ट वॉच आ रहा है उसमें चार्जर लगाना नहीं है, छोटा सा गोल राउंड टाइप के रह रहा है, उसको उससे चिपका देते हैं और चिपका देने के बाद वो क्या हो जाता है, वो आवेशित हो जाता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे ही रात होता है ना तो फतिंगी उड़ने लगती है सर, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगता है, बोर्ड पर चलने लगती है। ये डिजिटल सेंसर बोर्ड है, तो इस पर जैसे ही फतिंगी आएगी तो हम अच्छा से लिख नहीं पाएंगे। तो प्रयास रहेगा कि एक और वीडियो बने, लेकिन ज्यादा अगर फतिंगी से परेशान हो जाएंगे तभी नहीं बनेगा। ठीक है, जैसा होगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, और साथ ही साथ ये व्हाट्सएप चैनल पर दे दिया जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको उसको ज्वाइन करना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि प्रेरण के द्वारा आवेशन क्या होता है, चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या होता है, तो किसी आवेशित वस्तु के द्वारा
यहाँ पर किसी आवेशित वस्तु के द्वारा बिना संपर्क के एक अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? प्रेरण के द्वारा। एक आवेशित वस्तु है, वो क्या करेगा? एक अनावेशित वस्तु को आवेशित करेगा लेकिन संपर्क नहीं करेगा। तो इस प्रकार का जो आवेशन है उसी को हम लोग प्रेरण के द्वारा आवेशन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ए जो है वो अनचार्ज बॉडी है, इस पर कोई आवेश नहीं है, और हमने क्या किया? एक रॉड लाया जिस पर धन आवेश है। थोड़ा सा पानी लाइएगा। हम लोग जानते हैं कि ये धन आवेश है, और कोई भी वस्तु होता है जो चालक है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि प्लस जो है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा और प्रोटॉन को दूसरे तरफ भेजेगा। ठीक है, प्रोटॉन को क्या करेगा? एक मिनट, प्रोटॉन को दूसरे तरफ भेजेगा। हालांकि अभी भी इस पर कोई चार्ज नहीं है। क्यों नहीं चार्ज है भाई? कि जितना इस पर माइनस आवेश है उतना ही प्लस आवेश है। केवल और केवल आया है बिना संपर्क के, इतना कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचा है और प्रोटॉन को अपने से दूर भेजा है, रिपेल किया है। अब हमने क्या किया? इसको अर्थिंग कर दिया, भू संपर्कन कर दिया। अर्थिंग जैसे ही करते हैं तो क्या होगा भाई? जो पॉजिटिव चार्ज को ये रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, वो चला जाएगा पृथ्वी के अंदर। अब क्या होगा? हम लोग इस अर्थिंग को हटा देते हैं। अर्थिंग को हटा देंगे तब इस पर अब क्या होगा? प्रोटॉन तो चला गया था नीचे, जो पॉजिटिव चार्ज था वो चला गया था नीचे। अब क्या होगा? अर्थिंग को हमने हटा दिया और फिर इस रॉड को भी हटा देते हैं, तब इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? जो नेगेटिव चार्ज है पूर्ण रूप से इस पर वितरित हो जाएगा। तो यही बड़ी शुरुआत में क्या था? चार्ज नहीं था, ये रॉड इसको आवेशित किया लेकिन बिना संपर्क के किया है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे प्रेरण के द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। आज जो है स्मार्टफोन आता है, आईफोन जो आता है, आप देखे होंगे उसमें भी जो चार्जर लेस है उसके अंदर आवेशन जो होता है प्रेरण के द्वारा आवेशन होता है। आने वाले समय में ये बहुत कामगार साबित होने वाला है। तो प्रेरण के द्वारा आवेशन ये है। आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो खत्म होने के बाद जरूर आप इसको नोट कर ले अपने फेयर में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट अभी हम लोगों ने देखा था, एक टर्म था अर्थिंग। ये वाला हमने सिंबल यूज किया था, इसको अर्थिंग बोला था, भू संपर्कन बोला था। ये होता क्या है, इस पर विशेष बात हम करने वाले हैं। बहुत सारा जानकारी आपको इस स्लाइड में मिलने वाली है, तो आप कंसंट्रेशन के साथ इसको देखें और समझें। हमारे पास भू संपर्कन है। आप देखे होंगे आपके घरों में क्या होता है, जब लाइन डालते हैं तो उसके अंदर भू संपर्कन होता है, या जहां से हम लोग पोल से लाइन खींचते हैं वहां से भी दो तार खींचते हैं, एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। आगे हम समझाएंगे कि ग्राउंडिंग क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में विस्तार से समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो हम देख रहे हैं किसी चालक तार को पृथ्वी यानी कि भूमि से जुड़ने को क्या कहा जाता है, भू संपर्कन कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गया। किसी चालक तार को भूमि से जुड़ना, पृथ्वी से जुड़ने को क्या कहा जाएगा, भू संपर्कन कहते हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से समझाने वाले हैं, पैसेंस रखिए। दूसरा बात हम लोग समझते हैं कि भूमि का जो विभव है, पृथ्वी का विभव, यहां पर ध्यान देते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया है, लिख देते हैं पृथ्वी का विभव पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। तो पृथ्वी का विभव क्या होता है, शून्य होता है। और ये जो आप देख रहे हैं यही होता है अर्थिंग का सिंबल, और हमने इसको ग्रीन कलर से दिखाया है। इसके पीछे भी कोई राज है, आपको हम बता देते हैं। जब भी आप देखे होंगे कि मेन लाइन जो आता है ट्रांसफार्मर के पास, तो ऊपर से 3 लाइन आई होती है। कितनी लाइन आई होती है, पोल पर आप देखोगे तो सामान्यतः जो है हम लोग जो जहां पावर प्लांट है वहां से जो तार आती है वो 3 तार आती है। उन तीनों तार का जो नाम है वो कैसे होता है, उसमें एक लाल तार होता है जिसे फेज तार कहते हैं, जिसको विद्युन्मय तार कहा जाता है, और एक ब्लैक होता है। आपके घरों में भी ऐसा होता है, एक ब्लैक होता है जिसको न्यूट्रल कहा जाता है, और एक ग्रीन होता है जिसको अर्थिंग कहा जाता है, भू संपर्कन कहा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, थोड़ी देर में हम आपको समझाएंगे कि अर्थिंग से क्या फायदा है, क्या लाभ। लेकिन आपको हम बता देते हैं, यही जो 3 तार आप दिख रहे हैं जो पोल पर मेन सप्लाई से आता है ट्रांसफार्मर तक, वो तीनों लाइन यहाँ पर जुड़ जाती है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज मिलता है वो 0 मिलता है, और यही से एक तार निकलता है। आप यहाँ पे गौर करेंगे तो जब भी पोल से तार ट्रांसफार्मर में जाता है तो 3 तार जाता है, और ट्रांसफार्मर से जब तार निकलती है तो 4 तार निकाला जाता है, जिनमें 3 तार फेज का होता है और 1 तार न्यूट्रल का होता है। आप अपने घरों में जब लाइन लेकर जाते हैं तो इसमें से फेज 1, फेज 2, फेज 3
इनमें से किसी एक फेज से तार लेकर के आते हैं और एक न्यूट्रल से लेकर के आते हैं और अपने बोर्ड के अंदर लगा देते हैं। तब जाकर के एक सर्किट पूरा होता है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज करंट प्रवाहित होता है और आपके घर के जो उपकरण है वो काम करते हैं। अब आपको समझाते हैं कि अगर ट्रांसफार्मर को अर्थिंग कहा जाता, अर्थिंग करेंगे तो ट्रांसफार्मर को अर्थिंग करेंगे तो उसको अर्थिंग ना करके उसको ग्राउंडिंग कहा जाता है। तो ट्रांसफार्मर के अर्थिंग करने को स्पेशल नाम दे दिया गया ग्राउंडिंग। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर को अर्थिंग करना मतलब ग्राउंडिंग करना। और हम लोग अपने घरों में भी देखते हैं, इस तरह का सॉकेट आप देखते होंगे। इसमें आप देखे होंगे ये जो है आपके पास फेज होता है, एक हो जाएगा फेज, एक हो जाएगा आपके पास न्यूट्रल और एक हो जाता है अर्थिंग। इसमें होता क्या है कि एक अर्थिंग इसलिए दिया जाता है, बड़े बड़े डिवाइस में ये होंगे, छोटे में तो चल जाएगा, लेकिन जो अच्छे उपकरण होते हैं, महंगे उपकरण होते हैं, उसमें 3 सॉकेट आपके पास देखने को मिलेगा। अर्थिंग इसलिए कहता है, 2 तो तार आपको जोड़ देता है जो चलाता है, और एक जो है ये वाला जो ऊपर वाला देखते हैं, तो इसमें एक तार निकला रहता है अंदर ही जाकर के उसके जो आप उपकरण देख रहे हैं उसके बॉडी में रहता है। कभी ना कभी ऐसा हो कि जो मेन तार है वो किसी तरीका से खराब होकर के चाहे जैसे भी हो उस उपकरण के बॉडी में चिपक जाए। तो जब भी आप ऐसा करोगे तो उसको अगर टच करोगे तो आपको क्या होगा, करंट लगेगा। लेकिन अगर भू संपर्कन रहेगा तो अगर कभी लीक भी होगा तो उतना झटका, तगड़ा झटका नहीं लगेगा, कम झटका लगेगा। लेकिन यदि अगर हम लोगों ने ये भू संपर्कन नहीं किया, इसमें आप देख लो 3 है ना, इसमें एक फेज है, एक न्यूट्रल है और एक अर्थिंग है। तो अर्थिंग क्या करता है, वो उस समय काम करेगा जब आपका जो तार जो है कहीं से छिल गया है और उसके बॉडी में टच कर रहा है, तो उसमें पूरे बॉडी में करंट आ जाता है। जब उसको आप टच करते हैं तो आपको करंट लगता है, तो उससे ही आपको सुरक्षा करता है, आपको भी सुरक्षा करता है और आपका जो उपकरण है, डिवाइस है, उसका भी सुरक्षा करता है। तो ये चीजें है, अलग से एक वीडियो हम बना करके विस्तार से आपको समझा देंगे। लेकिन अभी हम लोग को इतना ही समझना था कि भू संपर्कन होता क्या है। आप समझ गए, हालांकि बहुत सारा बातें कवर करने का प्रयास किए हैं। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़े, कमेंट करिए, आपके कमेंट को पढ़ा जाएगा और फिर अगले वीडियो में उसको रिप्लाई देने का हम प्रयास करेंगे, उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आपका जो डाउट होगा उसको डाउट क्लियर करेंगे। ओके, हम लोग देखते हैं उदासीन वस्तु। उदासीन वस्तु आपने देखा होगा, उदासीन वस्तु मतलब जिस पर कोई आवेश नहीं, लेकिन दुनिया के हर वस्तु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बना हुआ है। ये परमाणु का जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा कि इवन मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो बताइए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो चार्ज तो होगा ही, हर वस्तु के अंदर चार्ज है। लेकिन सभी आवेशों का योग अगर 0 है, यानी हम बोल सकते हैं वैसा वस्तु जिस पर सभी आवेशों का योग क्या हो, 0 होता है, उसे उदासीन वस्तु कहा जाता है। और परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होता है? मान लेते हैं कि हमारे पास कोई हीलियम का ही या फिर कोई दूसरा चीज हम मान लेते हैं कार्बन है, कार्बन मान लो, चाहे आप सोडियम ही मान लो। तो सोडियम आपने लिया, सोडियम का एक परमाणु आपने लिया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11 होता है, और प्रोटॉन कितना होता है, 11। इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है उसका मान सेम होता है। तो जब सेम आवेश प्लस और सेम आवेश माइनस होगा तो इस पर नेट चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेट चार्ज 0 हो जाएगा। क्यों नेट चार्ज 0 हुआ आपको पता चला? क्योंकि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। इसलिए हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होगी और दोनों पर जो होता है चार्ज सेम होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है। तो आप सबसे निवेदन है, आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है और उसका नेचर क्या होता है। आप सब कमेंट करके जरूर बताइए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप सब कमेंट कीजिए कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। ठीक है, इसके जस्ट बाद आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैं मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप बने रहिए, थोड़ी देर के बाद आएगा। इस वीडियो को खत्म होने के बाद जस्ट वो वीडियो आपके पास आएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए। जब भी हम इस पर वीडियो अपलोड करें आपको मिलेगा। और साथ ही साथ बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए, हम लोग देख पा रहे हैं एक वस्तु आपको हम यहाँ पर रखे हैं, एक प्लस, एक माइनस, एक माइनस, एक प्लस, एक प्लस, एक माइनस, इसमें किए हैं। तो प्लस माइनस एक दूसरे कैंसिल, प्लस माइनस एक दूसरे कैंसिल, तो नेट चार्ज जो है वो 0 हो गया। तो इसलिए ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो चीज दिख रहा है, ये क्या है भाई, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है।
हालांकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप इस पर बात करोगे कि ये क्या है, तो इसके अंदर एक प्रोटॉन अधिक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे कैंसिल, ये किससे ये कैंसिल, इस पर एक प्रोटॉन अधिक है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया तो एक ऐसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ गया है। फेयर में आप इस चीज को भी लिखेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले और जरूर फेयर में इसको नोट कर लेंगे। कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विद्युत आवेश के गुणधर्म। और जो भी बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, 2025, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से 2 नंबर के प्रश्न आपको बनेंगे। हो सकता है इसमें स्पेशल जैसे कुछ दे, आवेश का संरक्षण स्थिरांक क्या है, आवेश का क्वांटिमीकरण क्या है, तो इससे 2-3 नंबर का 2-4 नंबर का सवाल तो बन ही जाएगा। 2 प्रश्न पूछ देगा, शॉर्ट में ही पूछेगा, तो शॉर्ट में 2 प्रश्न पूछेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। एक प्रश्न आपका 100% रहेगा। एक से अधिक भी प्रश्न इस टॉपिक से हो सकते हैं, मेरा अनुमान है, जिस मैं कर रहा हूं कि यहां से रहेंगे तो आप विस्तार से देखेंगे। अगर कह देगा कि आवेश के 2 गुणधर्म लिखिए तो कैसे लिखेंगे, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें प्रश्न किस प्रकार के आते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आवेश के गुणधर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला जो गुणधर्म है वो क्या है, विद्युत आवेश योजात्मक होता है। विद्युत आवेश क्या होता है, योजात्मक होता है, यानी चार्ज जो होता है एडिटिव होता है, योजात्मक होता है। योजात्मक क्यों होता है, हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान की भांति आवेश भी एक प्रकार का अदिश राशि, यानी चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो ये अदिश राशि है, तो इसमें बोलेंगे किसी निकाय पर कुल आवेश जो होगा उसमें उपस्थित आवेशों के बीजीय योग के बराबर होगा, अलजेब्रिक एडिशन के बराबर होगा। सिंपल उसको जोड़ सकते हैं। तो सिंपल अगर जोड़ सकते हैं तो इसलिए तो बोला गया है कि चार्ज योजात्मक होता है, माने चार्ज को जोड़ सकते हैं, आवेश को हम लोग जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वस्तु है, इस पर क्या है, +3 कूलम आवेश है, -10 कूलम आवेश है और +11 कूलम आवेश है। 11 और 4 14 कूलम प्लस में हो गया, 10 कूलम माइनस में है, तो 14 में से 10 जाएगा तो 4 कूलम हो जाएगा। और कैसा होगा भाई, तो 4 कूलम प्लस में आवेश होगा। ओके, आपको बताना है ये जो वस्तु है इस पर कितना नेट चार्ज होगा। कमेंट करके आप जरूर बताइए कि इस पर कितना होगा। 10 कूलम प्लस है और 30 कूलम प्लस है, तो 10 और 30 40 हो गया, 10 और 30 40, और ये माइनस के 20 कूलम और 10 कूलम, तो ये माइनस के 20 कूलम। तब तो बहुत ही आसान हो गया। बताइए कि इस पर कितना चार्ज होगा और उसका नेचर क्या होगा। नेट चार्ज आपको बताना है कितना होगा। आप सब कमेंट भी कर दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूं, आप इसको कमेंट करके बताइए और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप नहीं लिए होंगे तो फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर जो लोग भी देख रहे हैं सारे लोग कमेंट करके बताइए कि कितना इस पर चार्ज होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा है विद्युत आवेश संरक्षित होता है, यानी चार्ज जो होता है कंजर्व होता है, यानी चार्ज जो होता है क्या होता है, संरक्षित होता है। तो चार्ज संरक्षित क्यों होता है, तो हम लोग जानते हैं किसी भी विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। तो मैं आपको समझा दूं कि ये टर्म क्या है, आइसोलेटेड का मतलब क्या है, तो वैसा सिस्टम जो किसी दूसरे सिस्टम से प्रभावित नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। उस सिस्टम पर किसी दूसरे सिस्टम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। ये कह रहा है किसी विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश हमेशा संरक्षित होता है। जितना आवेश रहेगा वो हमेशा उतना ही रहने वाला है। अर्थात हम लोग ये बोल सकते हैं, अर्थात आप क्या बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल स्थानांतरण होगा, ट्रांसफर होगा। आवेश केवल क्या हो सकता है, ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। क्योंकि इसके पहले हमने आपको बताया था पावर बैंक वाला एग्जांपल देकर के कि चार्ज क्या है, ट्रांसफरेबल है, स्थानांतरीय है। बहुत बेहतरीन से हमने बताया था। अब देख लो नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी चार्ज संरक्षित होता है। कैसे संरक्षित होगा, हमने यहाँ पे यूरेनियम लिया, यूरेनियम टूट गया थोरियम, और नाभिक में हीलियम का नाभिक जो होता है वो अल्फा कण होता है। इसी को हम लोग हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। तो ये रिएक्शन से पहले कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है भैया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 92 है। रिएक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो यहाँ पर 90 गो और यहाँ पर 2 गो, तो 90 2 कितना हो गया, यहाँ पर 92। तो ये नहीं कि क्या हुआ, इस रिएक्शन में भी चार्ज जो है वो कंजर्व रहा है, नष्ट नहीं हुआ है। इसी को तो हम लोग बोलते हैं आवेश संरक्षित होता है, यानी आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसको केवल एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं।
मैं चाहूंगा कि आप एक ऐसा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ी सी अगर मदद कर सकते हैं तो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर थोड़ा सा मेरे बारे में मेंशन करके जरूर लिख दीजिएगा। अभी जिस तरीका से जिस पोजीशन में खड़े हैं वैसे ही आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको क्या करिए अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दीजिए और कुछ अपने तरफ से टैगलाइन लगा करके जरूर लगाइए, ठीक है, कि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक मिनट देखिए अभी क्या होता है, जो कीड़े जो है क्या है लाइट की वजह से उड़ रहे हैं, उन लोगों ने चला दिया, देखो क्या हो गया। लेकिन अच्छी बात है इन लोगों ने चलाया तो आपके पास ये दिख रहा है पहले से बहुत सारे चीजों का स्लाइड आपके पास बना हुआ है, आपके लिए बहुत मेहनत हो रहा है। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे सिलेबस को सारे सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीका से आपको बताया जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो है कीड़े मकोड़े जो उड़ रहे हैं प्रकाश की वजह से, उन लोगों ने ये ला दिया। चलिए कोई बात नहीं है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि विद्युत आवेश का क्वांटिनीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, विद्युत आवेश का क्वांटिनीकरण क्या होता है। कई लोग क्वांटीकरण भी बोल देता है, कई लोग क्वांटिनीकरण बोलता है, कई लोग क्वांटीकरण बोलता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर ये होता क्या है भाई, तो आप मेरे को बात बताइए कि अगर मैं आपके यहां से एक भैंस खरीदूं और 40,000 की भैंस है और मेरे पास अभी 20,000 है, तो क्या मैं 20,000 देकर के आधा भैंस ला सकता हूं? ऐसा संभव है? नहीं संभव है। तो हम लोग जान रहे हैं कि आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण पर निर्भर करता है। तो कभी भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा का पूरा जाएगा, आधा पौने बटा उटा में तो जाने वाला नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन पर के आवेश के पूर्ण गुणज होगा, और इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसी आवेश को तो मूल आवेश कहा जाता है। हमने मूल आवेश आपको समझाया था कि मूल आवेश होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर के आवेश यानी कि मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन पर के आवेश यानी मूल आवेश। और मूल आवेश को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं गुरुवर? मूल आवेश को किसके द्वारा सूचित करते हैं? मूल आवेश को हम लोग ई के द्वारा सूचित करते हैं। इसके द्वारा ई के पूर्ण गुणज होता है यानी Q बराबर प्लस माइनस एन ई, और एन क्या है तो पूर्णांक है। बहुत ही आसान में सिंपल लैंग्वेज में लिखने का प्रयास किया है, सभी चीजों को तोड़ तोड़ करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आवेश अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्या ये रोटी है कि दूध में सानने के बाद एकदम बुकनी बुकनी कर दीजिएगा? तो इलेक्ट्रॉन को आप तोड़ नहीं सकते हैं, यानी आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप छोटा करिएगा तो इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा उतना छोटा कर सकते हैं, उससे ज्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं। नहीं तो हम कई देखे हैं कि कई दूध में रोटी खाता है, पूरा उसको लगता है मिसने लगता है, ठीक है, और कई ऐसे ही खाते हैं। तो ये जो क्या बोलते हैं, ये जो आवेश है, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसको ज्यादा छोटा करेंगे तो कितना छोटा हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही छोटा होगा, उससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता है। आप सब इसका स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए। यहाँ पर हम लोग देखिए आवेश के क्वांटिनीकरण को परमाणुकता भी कहते हैं, आवेश की परमाणुकता भी कहते हैं। अगर आवेश की परमाणुकता किसे कहते हैं, अगर आ गया प्रश्न, मान लेते हैं कि आवेश की क्वांटिनीकरण न कह करके उसने कह दिया कि आवेश की परमाणुकता क्या है, तो सेम डिफिनेशन पटक देना। पटक देना मतलब सेम डिफिनेशन क्या करना, लिख देना, ठीक है। और इसकी खोज मतलब कि आवेश के क्वांटिनीकरण का खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट ए मिलिकन। उन्होंने एक प्रयोग किया था जिसका नाम था तेल बूंद प्रयोग। तो तेल बूंद प्रयोग के द्वारा रॉबर्ट ए मिलिकन ने आवेश के क्वांटिनीकरण की खोज की थी, और इन्होंने ही बताया था कि किस वस्तु पर आवेश जो होगा इलेक्ट्रॉन पर के आवेश के पूर्ण गुणज होगा, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग बात करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है भैया, आगे हम लोग देख रहे हैं आवेश की निश्चरता, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, आवेश की निश्चरता। तो मैं आपको कई बार बोले हैं तो आप लिख सकते हैं कि आवेश की निश्चरता यानी आवेश की निश्चरता होती इनवेरियंस होता है। कहने का मतलब इस पर अगर 5 कूलम आवेश है और इसको मैंने नचा करके 20 मीटर के स्पीड से फेंक दिया, तो क्या इस पर आवेश का मान बढ़ेगा? ऐसा नहीं होगा। अगर 5 कूलम आवेश है तो गतिशील अवस्था में भी 5 कूलम आवेश होगा। यही ये कहता है कि आवेश जो है, आवेश आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है, यानी Q रेस्ट इज इक्वल टू Q मोशन। हालांकि वेग द्रव्यमान निर्भर करता है। अगर मेरे पास एक बंदूक की गोली है और मैं आपको किसी को चला करके मारूं, हालांकि ऐसे तो लगेगा नहीं, मान लेते हैं ऑफलाइन कोचिंग में कोई बैठा हुआ है और उस बंदूक की गोली से चला करके मैंने किसी व्यक्ति को मारा, तो क्या होगा, थोड़ा सा नुखरा जाएगा, बैंडेज पट्टी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने क्या किया, उसी गोली को, समझ रहे हैं बात को, गर्दा उड़ा देगा। यानी कहने का मतलब कि वेग जो है
वेग की वजह से द्रव्यमान परिवर्तित होगा लेकिन आवेश परिवर्तित नहीं होगा। इस बात को हम यहाँ पर समझाए हैं कि तीव्रगामी आवेशित कण का द्रव्यमान, आवेश ना अगर आवेशित भी है और द्रव्यमान भी है तो होगा ही, आवेश है तो द्रव्यमान तो जाहिर सी बात होगा कि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव ही नहीं है, हमेशा आवेश द्रव्यमान से जुड़ा ही रहता है। तो तीव्रगामी आवेशित कण जो होगा द्रव्यमान के वेग पर निर्भर करता है, माने तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो वेग पर निर्भर करता है। वेग बढ़ाएंगे तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है। यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया गया है और इसको आइंस्टीन ने समीकरण दिया था। किसने समीकरण दिया था? आइंस्टीन का ये समीकरण है। आइंस्टीन ने बताया था कि mv इज इक्वल टू m0 बटा अंडर रूट 1 माइनस के v स्क्वायर। आपको बता दो किसी वस्तु को अगर हम प्रकाश के वेग से फेंक दें, अगर किसी वस्तु को प्रकाश के वेग से, और प्रकाश का वेग कितना होता है भाई 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर होता है। अगर इतने वेग से अगर हमने फेंक दिया किसी वस्तु को तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो अनंत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि v का मान c हो जाएगा। v जो मतलब क्या है, जिस वस्तु को आप फेंक रहे हैं जितना वेग है वो है, तो v किसके बराबर हो जाएगा? c के बराबर, क्योंकि आप उस वस्तु को प्रकाश के वेग से फेंका है तो c और c कट करके 1 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 होगा, 0 का वर्गमूल 0 होगा। तो ऊपर कुछ भी हो और नीचे अगर 0 हो गया तो अनंत नहीं होगा, अनंत होगा। तो ये समीकरण आपको याद रखना चाहिए, mv बराबर m0 बटा के अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बटा के c स्क्वायर, जहां m0 जो है विराम द्रव्यमान है, विराम अवस्था में द्रव्यमान है, और v जो है वो गतिक द्रव्यमान है, सॉरी mv जो है वो गतिक द्रव्यमान है, यानी गतिशील अवस्था में उस वस्तु का द्रव्यमान है। v क्या है? उसको आपने कितने वेग से फेंका है वो है, और c जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल है, वो इतना होता है। ओके, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मानोगे तो हार होगी और ठानोगे तो जीत। आप हालातों से लड़कर जीत नहीं सकते हैं, इसलिए इसे बदलो। आप हालातों से लड़कर जीत नहीं सकते हैं, इसलिए इसे बदलो। ठीक है, तो जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मानोगे तो हार होगी और ठानोगे तो जीत होगी। ठीक है, हमारा जो पहला आज का टॉपिक है जिसमें हम लोग समझने वाले हैं कूलाम का नियम। तो भैया कूलाम जो है, जिनका पूरा नाम सीए कूलाम था, सीए का मतलब चार्ल्स एंगस्ट्रॉम डी कूलाम। ठीक है, उन्होंने सन 1785 में एक नियम का प्रतिपादन किया। हम लोग अभी तक जान रहे थे कि दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, दो विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, दो प्रकार का बल कार्य करता है आवेशों के बीच, जिसको सम्मिलित रूप से हम लोग विद्युतीय बल कहते हैं। तो इनके मन में एक विचार आया कि भैया ये दो सजातीय आवेशों के बीच जो प्रतिकर्षण बल है, दो विजातीय आवेशों के बीच जो आकर्षण बल है, वो बल को कैसे ज्ञात किया जाएगा। उस बल को ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक नियम बताया और उन्होंने उसमें कुछ कंडीशन रख करके बनाया कि ये केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होगा और केवल स्थिर आवेश के लिए लागू होगा, यह नियम केवल दो आवेशों के लिए लागू होगा। ये बहुत सारा बातें आपको अभी हमने बताया। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हम बढ़ते आगे। सन 1785 में सीए कूलाम, सीए दैट मींस चार्ल्स एंगस्ट्रॉम डी कूलाम ने दो स्थिर बिंदुवत आवेश, यहां पर आप दो स्थिर बिंदुवत आवेश यहां पे बोल सकते हैं, दो स्थिर बिंदुवत, दो स्थिर बिंदुवत दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। ये जो मैंने बातें लिखा है ये हवा फिटकरी है, ये नियम नहीं है। इसमें यह पता चला कि कूलाम का नियम दो स्थिर आवेश के लिए और बिंदुवत आवेश के लिए, यानी केवल यह बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। क्या है भाई, एक आवेश यहां पर बिंदु ए पर है, एक आवेश बिंदु बी पर है, और ए और बी के बीच की दूरी आर है, यानी दो आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, आर है। ए पर Q1 आवेश है, बी पर Q2 आवेश है। तो इस नियम के अनुसार, कूलाम ने जो नियम बताया था वो नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले, दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल, जो विद्युतीय बल है, विद्युतीय बल मतलब आकर्षित करने वाला बल और प्रतिकर्षित करने वाला बल, दोनों आवेशों के परिणामों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसी को व्युत्क्रमानुपाती वर्ग नियम भी कहा जाता है। ठीक है, आप यहां से फिर से समझ सकते हैं, इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युतीय बल है, दोनों आवेशों के परिणामों के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
फिर से एक बार हम बता दें कि सन 1785 में सीए कुलाम ने दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कुलाम का नियम कहते हैं। यह नियम क्या है? इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को सम्मिलित रूप से हम लोग विद्युतीय बल कहते हैं। तो लगने वाला विद्युतीय बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और यह जो बल है, अगर मान लेते हैं कि ये दोनों बिंदु आवेश इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो रेखा है, मिलाने वाली रेखा है, इसी का अनुदिश काम करेगा। यानी इसके बीच आकर्षण बल लगे चाहे प्रतिकर्षण बल लगे, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का अनुदिश कार्य करेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यहां पर कुलाम के नियम से अगर बात करेंगे तो कुलाम के नियम से उसने कहा था कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, तो F समानुपाती Q1 Q2, इसको हमने मान लिया समीकरण 1, और F समानुपाती 1 बटा के R स्क्वायर, इन दोनों समीकरण को मिलाते हैं तो मिल जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर। ठीक है, F बराबर K Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर, जहां K एक समानुपातीय नियतांक है और K जो है इन दोनों आवेशों के बीच के माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी इसके अंदर वायु रहेगा तो अलग होगा के का मान, जल रहेगा तो अलग होगा, धातु रहेगा तो अलग होगा। यानी ये के जो है इन दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। तो यहां पर ये जो के आप देख रहे हैं, के क्या है? एक समानुपातीय नियतांक है। के क्या भैया? तो के जो है एक समानुपातीय नियतांक है। के एक समानुपातीय नियतांक है। ओके, एसआई पद्धति में जो के का मान होता है, एसआई पद्धति में अगर हम बात करें कि एसआई पद्धति में के का मान क्या होता है, तो एसआई पद्धति में के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी जो के आप देख रहे थे, इसके का एसआई पद्धति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान होता है, और ये क्या हो जाता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। न्यूटन यानी के का मात्रक ये हो जाएगा, और के का मान क्या होगा भैया? के का मात्रक ये मिलेगा, और के का जो मान होगा, मान जो होगा 9 × 10⁹ और मात्रक जो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। जहां ये आप देख रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट ये मुक्त आकाश की या निर्वात की परावैद्युतता, जिसको विद्युतशीलता के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम लोग समझेंगे कि परावैद्युत क्या होता है, विद्युतशीलता क्या होता है, परावैद्युतता क्या होता है, परावैद्युतांक क्या होता है, अपेक्षिक परावैद्युतता क्या होता है। सभी टर्म को हम आपको अच्छे तरीके से डिफाइन करके समझाएंगे। तो एप्सिलॉन नॉट मुक्त आकाश की परावैद्युतता है, तो यहां से जब तुलना करोगे तो ये 1 है और ये कांस्टेंट है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट नहीं हो जाएगा, तो के बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट के समानुपाती, यानी के समानुपाती हो गया। ये हमने लिखा है समानुपातीय चिन्ह लिखा है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 8.854, कई जगह पे 8.854 नहीं दिया रहता है, 8.854 × 10⁻12, और ये के मात्रक के उल्टा हो जाता है। यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है, यहाँ पे कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, और कई जगह पे ऑब्जेक्टिव में आपको ये देखने को मिलेगा, वो क्या मिलेगा जी? फैराडे प्रति मीटर। इसको भी याद रखना है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? फैराडे प्रति मीटर। हमने पढ़ने के लिए इधर हिंदी में भी लिख दिया है। के का बीमा क्या होगा? तो के का बीमा m के पावर 1, m के पावर 1, l के पावर 3, t के पावर 4, a के पावर -2। मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बता देंगे कि किसी भी राशि का भौतिक बीमा जो है, यानी उसके बीमीय सूत्र को कैसे निकाला जाता है, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा देंगे। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका बीमा बस इसको उलट दो, तो इस पर पावर प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, और माइनस था तो प्लस। केवल इसमें पावर को निगेटिव पॉजिटिव कर देना है, क्योंकि यह है क्योंकि के जो है 1/एप्सिलॉन नॉट के व्युत्क्रमानुपाती है। सीजीएस पद्धति में अगर के का कोई मान पूछेगा, इस सीजीएस पद्धति में सर के का मान कितना होता है, तो सीजीएस पद्धति में जो है के का मान, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीजीएस पद्धति में के का मान कितना होगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। सीजीएस पद्धति में के का मान क्या होता है? 1 होता है, और न्यूटन के जगह पर हम लोग डाइन लिखेंगे, मीटर के जगह पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और आवेश का एसआई मात्रक ईएससी होता है, ईएससी के पावर -2। यानी अगर कोई पूछेगा कि सीजीएस पद्धति में के का मान, तो आप बता ही दोगे के का मान कितना होगा गुरुवार? तो के का मान जो होगा 1 होगा, मात्रक हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ईएससी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। उसके बाद हम लोग एक यहाँ पर बात समझने वाले हैं कूलॉम के नियम से ही संबंधित। यहां से भी प्रश्न आपके पास आ जाते हैं, कई जगह बुक में आपको इस तरह के भी मिलेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि जो ये आवेश है, पहले हमारे पास क्या था? वायु था, इसके अंदर क्या भरे थे? हवा भरे थे। तो अगर हवा है तो इसके बीच लगने वाला बल ये होगा। अब मान लेते हैं कि हमने इसके अंदर कोई माध्यम रख दिया,
ठीक है, माध्यम रखा और इस माध्यम की परावैद्युतांक एप्सिलॉन है। ठीक है, तब इस पर लगने वाला बल क्या होगा, वही बात यहां पर मैंने लिखा, यदि दो आवेशों के बीच निर्वात या वायु हवा न हो करके कोई माध्यम हो और उस माध्यम की परावैद्युतांक हमने लिया है एप्सिलॉन, तो उसके बीच लगने वाला बल उस माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता या परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर पर निर्भर करता है। एप्सिलॉन आर जो होता है, एप्सिलॉन आर हम लोग आगे चल करके देखेंगे, एप्सिलॉन आर को ही परावैद्युतांक या अपेक्षिक परावैद्युता भी कहा जाता है। अपेक्षिक परावैद्युता बोलो चाहे परावैद्युतांक बोलो, एप्सिलॉन आर को तो हम आगे चलकर इसको डिफाइन भी करेंगे, लेकिन अभी समझते हैं कि एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां से एप्सिलॉन अगर निकालेंगे तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, क्योंकि इसको गुणा कर देंगे बाई क्रॉस, तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। कई जगह पर ये एप्सिलॉन जो है, यहाँ पर जो माध्यम का मैंने मान एप्सिलॉन लिया है, तो कई जगह पर इसका मान लो क्या ले लेते हैं, के ले लेते हैं। ठीक है, तो कई बुक में आपको एप्सिलॉन की जगह पर के मिलेगा, तो यहाँ एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन की जगह पर के रख दोगे तो के इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट और इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन आर। तो इस प्रकार जो माध्यम की उपस्थिति में जो कूलाम बल होगा तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा, क्योंकि हवा रहता तो एप्सिलॉन नॉट लगाते, हवा नहीं है तो यहाँ पे एप्सिलॉन लगाए हैं, Q1 Q2 बटा के आर स्क्वायर, और इस एप्सिलॉन की जगह पर हम मान पुट कर देंगे। एप्सिलॉन का मान कितना है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 बटा के आर स्क्वायर। तो कई जगह पर के जगह, इसके जगह यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर की जगह पर क्या दिया रहता है, के दिया रहता है, और यूपी बोर्ड के सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा के का। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा तबीयत खराब की वजह से जो है उतना एक्साइटेड स्टेट में नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर जो जुनून है वो आपको दिख रहा होगा, जुनून है, जुनून बैच के साथ। चलिए, तो आप सब स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। इसके पहले वाला यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शुरू से स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो क्या भाई, कूलाम के नियम की सीमाएं। तो पहले हम लोग बात समझेंगे कि कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेश के लिए लागू हुआ था, और कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए लागू हुआ था, और केवल दो आवेश के लिए लागू हुआ था। तो इसलिए लिख देंगे यह केवल, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। यह केवल दो स्थिर बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। यानी यह अगर आप पार्ट वाइज पार्ट करके बोलोगे तो बोल सकते हो यह केवल दो आवेश के लिए लागू होता है, यह केवल स्थिर आवेश के लिए लागू होता है, यह केवल बिंदुवत आवेश के लिए लागू होता है। तो तीन को बना दोगे, लेकिन एक ही सेंटेंस के अंदर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं यह केवल दो स्थिर बिंदुवत आवेश के लिए लागू होता है, यानी कि सत्य है। कूलाम का नियम बहुत अधिक दूरियों, बहुत अधिक दूरी, बहुत किलोमीटर आगे, यानी लगभग अनंत पर भी ये काम कर सकता है। कूलाम का नियम बहुत अधिक दूरियों, लगभग अनंत से लेकर बहुत कम दूरियों के लिए लागू होता है, यानी यह नियम लॉन्ग रेंज का है। ठीक है, बहुत दूर तक ये काम कर सकता है। यह नियम 10 के पावर माइनस 15 को 1 फर्मी मीटर कहा जाता है, से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। तो फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 10 के पावर माइनस 15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू क्यों नहीं होता है? क्योंकि 10 मीटर से कम दूरी के लिए नाभिकीय बल प्रबल हो जाता है, नाभिकीय बल काम करने लगता है। जो प्राकृतिक में सबसे ज्यादा अगर मजबूत कोई बल है तो क्या है, नाभिकीय बल है। तो 10 के पावर माइनस 15 मीटर यानी 1 फर्मी मीटर से कम दूरी के लिए कौन सा बल काम करने लगता है, नाभिकीय बल। और विद्युतीय बल से कई गुना ज्यादा मजबूत है नाभिकीय बल, इसलिए विद्युतीय बल नहीं काम करता है। यानी 10 के पावर माइनस 15 मीटर से कम के लिए कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। कूलाम बल विद्युतीय बल तथा केंद्रीय बल है। ये जो कूलाम बल आप देख रहे हैं तो कूलाम बल विद्युतीय बल है, विद्युतीय तथा केंद्रीय बल है, यानी कूलाम बल विद्युतीय तथा केंद्रीय बल। ऑब्जेक्टिव में आपको कई बार पूछा भी है। ठीक है, कूलाम बल न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है, या यूं कहे कि कूलाम बल जो है न्यूटन के गति के, चाहे न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। यानी जो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट है, उनका एक नियम था न्यूटन के तीसरा नियम, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, उसी पर ये काम करता है। यानी F12 बराबर माइनस F21, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। कूलाम बल जो है व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें क्या हो जाता है भैया, एक समानुपाती 1/r स्क्वायर। इसलिए जो है कूलाम बल जो है वो किसका पालन करता है, तो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो भाई विद्युतीय बल तथा गुरुत्वीय बल की तुलना
हम लोग जानते हैं कि अभी हमने आपको बताया कि प्राकृतिक में सबसे मजबूत बल अगर कोई है तो कौन सा बल है? सबसे मजबूत बल जो है वो नाभिकीय बल है, और सबसे कमजोर बल गुरुत्वीय बल है। सबसे मजबूत बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल, और सबसे कमजोर बल जो है वो कौन सा बल है भाई? तो वो गुरुत्वीय बल है। इसके अलावा चुंबकीय बल होता है, विद्युतीय बल होता है। तो हम लोग अभी दो चीजों का तुलना करने वाले हैं, विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल जो है बहुत ही कमजोर बल है प्राकृतिक में। तो इन दोनों का अनुपात देखा जाए तो विद्युतीय बल बहुत बहुत बड़ा होता है गुरुत्वीय बल से, यानी मजबूत कौन होगा इन दोनों में? तो विद्युतीय बल। प्राकृतिक में सबसे मजबूत बल कौन सा है? सबसे मजबूत बल जो है वो आपका जो है कौन सा बल है गुरु? वो आपका है नाभिकीय बल। कौन सा बल? नाभिकीय बल। और सबसे कमजोर बल है, सबसे कमजोर बल कौन सा है? सबसे कमजोर बल जो है वो कैसा है भाई? तो गुरुत्वीय बल है। अगर मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन है, गुरुत्वीय बल द्रव्यमान के कारण लगता है और विद्युतीय बल आवेश के कारण लगता है। गुरुत्वीय बल किसके कारण? तो द्रव्यमान के कारण, और विद्युतीय बल आवेश के कारण। तो दो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी है और इलेक्ट्रॉन पे आवेश भी है, समान प्रकृति के, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब बल लगेगा विद्युतीय बल, और साथ ही साथ उनके द्रव्यमान की वजह से आकर्षण बल लगता है। अगर इन दोनों का अनुपात कहा जाए, यानी विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात, तो 10 की पावर -43 बटा के n 1 होगा, यानी कि 10 की पावर -43 होगा। यानी कहा जाए कि विद्युतीय बल गुरुत्वीय बल से 10 की पावर 43 गुना अधिक है। विद्युतीय बल गुरुत्वीय बल से इलेक्ट्रॉन के लिए, दो इलेक्ट्रॉनों के लिए जो विद्युतीय बल है गुरुत्वीय बल से 10 की पावर 43 गुना अधिक है। तो मजबूत कौन हो गया? तो विद्युतीय बल। लेकिन इसी को उलट दिया जाए, हम यहाँ पर विद्युतीय बटा के गुरुत्वीय पूछा है तो ये ऑप्शन आया है, लेकिन गुरुत्वीय और विद्युतीय का पूछ देंगे तो 10 की पावर माइनस हो जाएगा। और ये कई बार आपसे पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में कि गुरुत्वीय बल विद्युतीय बल से उसका अनुपात बताइए। तो गुरुत्वीय बल और विद्युतीय बल का अनुपात जो होगा 10 की पावर -43 बटा के 1 या 10 की पावर -43 लोग बोलते हैं। दो प्रोटॉनों के बीच विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बल का जो अनुपात, ऊपर विद्युतीय है तो मजबूत है इसलिए 10 की पावर 36 बटा के 1, और अगर कह दे कि गुरुत्वीय बल और विद्युतीय बल तो माइनस के 36 बटा के 1, लेकिन उसी में एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तथा एक प्रोटॉन ले लिया जाए तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा? 10 की पावर 39 बटा के 1, यानी विद्युतीय बल ऊपर है गुरुत्वीय बल नीचे है तो 10 की पावर -39 होगा 39, और या उसको अगर गुरुत्वीय बल ऊपर कर देंगे विद्युतीय बल नीचे तो यहाँ जो प्लस दिख रहा है वो माइनस हो जाएगा। यहां से ये प्रश्न कई बार आ जाता है, ठीक है? तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके पहले वाला यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? और सबको जरूर लिख लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बात कर रहे हैं, एक कूलम आवेश किसे कहते हैं? तो आप बताइएगा कि कोई तार है क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर IT होता है। ओके, इसका डेफिनेशन अगर कोई पूछेगा, मान लेते हैं कोई तार है, इसमें से 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, इसी तार से 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उससे प्रवाहित होने वाला जो आवेश होगा उसका जो परिमाण होगा वो 1 कूलम होगा। तो वही तो मैंने लिखा है, यदि किसी चालक से 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो उस चालक से प्रवाहित होने वाले आवेश को 1 कूलम आवेश कहते हैं। हम लोग जानते हैं Q बराबर IT। Q बराबर क्या जानते हैं गुरु? Q बराबर IT, ठीक है? तो 1 कूलम यहाँ पे लिखेंगे तो I के जगह पर विद्युत धारा है तो 1 एम्पीयर इंटू 1 सेकंड, तो 1 एम्पीयर इंटू 1 सेकंड को ही तो 1 कूलम कहा जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है? अब एक लास्ट जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग देखते हैं कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं आवेश के क्वांटमीकरण से, पहले तो आप देख लो, यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर आवेश आपको दिया है, Q का मान दिया है 1 कूलम, ठीक है ना? 1 कूलम दिया है और N का मान आपसे पूछा है, ठीक है? तो हम लोग जानते हैं चूंकि आवेश के क्वांटमीकरण से, आवेश के क्वांटमीकरण से Q बराबर NE प्लस हम N लेते हैं, इसका मान तो 1 कूलम हो गया, N का मान आपको पता नहीं है लेकिन E का मान तो आपको पता है 1/6 × 10 की पावर -19, इसको इधर ला दीजिए तो ये N बराबर कितना हो जाएगा? ये भी कूलम ही होता है, तो 1 कूलम बटा के 1.6 × 10 की पावर -19, तो ये N जो है इसको रहने देते हैं, इस 10 को दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10, तो क्या मिलेगा गुरु? तो यहां से देख रहे हैं कि N बराबर जो होगा ये कूलम से कूलम को हम क्या कर दे रहे हैं? काट दे रहे हैं, तो ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा ये 16, 10 की पावर 19 को ऊपर लेकर चल जाते हैं तो 10 की पावर प्लस 19 होगा, माइनस से तो ऊपर जाएगा तो प्लस होगा कि नहीं होगा? होगा ही। 19 माने 10 की पावर 19 का मतलब 10 10 10 19 बार है, तो एक 10 इसमें ले लेते हैं, तो पहले से 10 है तो 100 हो जाएगा,
और बटा के 16, और ये हो जाएगा इंटू के 10 की पावर 18। 100 में 16 से भाग देंगे ना तो 6.25 गुणे 10 की पावर 18, यानी 1 कूलम आवेश जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे? 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 कूलम आवेश में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों कहें कि अगर आपसे कोई पूछेगा 1 कूलम आवेश किसे कहते हैं, तो यहां से आप एक अलग डिफिनेशन बता सकते हैं। यदि किसी चालक तार से 1 सेकंड में 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है 1 सेकंड में, तो उससे प्रवाहित होने वाला जो आवेश होगा वो 1 कूलम होगा। कई डिफिनेशन आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास को हम यहीं पे रहने देते हैं। आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आपको बता दें कि जीवन एक यात्रा है। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती नहीं जबरदस्त तरीका से तय करें। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती नहीं इसे जबरदस्त तरीका से तय करें। आज की क्लास को हम यहीं पर रहने देते हैं। मिलते हैं नए क्लास में नए जोश के साथ, फिर हम लोग कल बात करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर रहने देते हैं। और सबसे ज्यादा प्रेरणा मेरे को ये देता है, तो अगर आप मेरे को अभी देख रहे हैं, अगर कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने स्टेटस पर लगा दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाए और अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा पाए और मैं और अधिक मोटिवेटेड हो सकूं और आपको और ज्यादा देर तक पढ़ा सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।